अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 243। ट्रेन अपनी तेज रफ्तारी से आखिरी स्टेशन की तरफ जा रही थी। फौलादी अजनबी ने पारस से कहा, मिस्टर स्टोनमार्क, इस वक्त तुम ही मुझे संभाल सकते हो। बात क्या है? पारस ने पूछा। कुछ लोग मेरी महबूबा को अगवा करके ले जा रहे हैं, प्लीज मेरे साथ कैबिन तक चलो। वो अजनबी के साथ तेजी से चलता हुआ मुख्तलिफ बोगियों की राहदारी से गुजरता हुआ आखिरी बोगी में आया। फिर बोला, ये ट्रेन का आखिरी हिस्सा है। तुम्हारी महबूबा किस कैबिन में है? हम आखिरी डिब्बे के कैबिन में थे, मगर ये वो आखिरी डिब्बा नहीं है। एक मुसाफिर ने कहा, मिस्टर, पिछले स्टेशन पर आखिरी बोगी को काटकर अलग कर दिया गया है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिछड़ गई है तो सब्र करो, आखिरी स्टेशन से वापस जाकर अपनी महबूबा से मिल सकोगे। पारस ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ अब यही हो सकता है। ये ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकेगी तुम उतर जाना। एक टैक्सी में बैठकर पिछले स्टेशन जाओगे तो मिल जाएगी। तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं? लेकिन मैं तो दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। रूम में अपने कबीले वालों से जाकर मिलने के लिए बेचैन हूँ। प्लीज ऐसी हालत में मुझे तन्हा ना छोड़ो। तुमने वादा किया था अपने कबीले वालों से मुझे मिलाओगे। तुमने अपने कबीले का नाम क्या बताया था? छांगा मांगा कबीला। मगर इसके लिए आगे रूम जाना होगा और तुम पीछे जाने को कहते हो। वो परेशान होकर एक सीट पर बैठ गया। फिर बोला, लड़की से मैं बाद में भी मिल सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रूम जाकर अपने लोगों को तलाश करना चाहिए, लेकिन मेरी खोपड़ी उल्टी है। दिल और दिमाग उस महबूबा के पास जाने को मजबूर कर रहे हैं। तुमने महबूबा को जाने क्यों दिया था? वो खुद जरूरी कागजात लाने कैबिन में गई थी। बहुत देर हो गई तो उसने मेरे दिमाग में आकर। वो बोलते बोलते रुक गया। फिर बोलने की कोशिश की मगर बोल ना सका। कोई ताकत उसे रोक रही थी। फिर मैडोना की आवाज दिमाग में सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम बिल्कुल अहमक हो। स्टोन मार्क को ये क्यों बताने जा रहे हो कि मैं तुम्हारे दिमाग में आती हूँ? देखो, पहले की तरह जुबान से नहीं, सोच के जरिए जवाब दो। वो सोच के जरिए बोला, तुम स्टोन मार्क पर ख्वामखा शुबा कर रही थी। ये जासूस नहीं है। मैं इसके जरिए तुम्हारे पास आसानी से पहुंच जाऊंगा, वरना अगले स्टेशन पहुंचकर टैक्सी कहाँ तलाश करूं? टैक्सी वाले को कहाँ जाने के लिए कहूं? तुम्हें पता है मैं इस दुनिया की बहुत सी बातें नहीं जानता। पारस समझ रहा था कि अजनबी किसी टेलीपैथी वाले से गुफ्तगू कर रहे, क्योंकि मैडोना को इस आबी कमजोरी में मुब्तला करके ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं छोड़ा गया था। पारस की प्लानिंग के मुताबिक वो खुफिया पुलिस की हिरासत में पेरिस वापस जा रही थी। यानी अब अजनबी के दिमाग में मैडोना नहीं कोई और थी या था। यकीन के साथ सुपर मास्टर का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला। और मैडोना के लहजे में बोल रहा था। यह भेद खुल चुका था कि अजनबी के पीछे एक टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। वो बोलता नहीं था। अब तक चुपचाप इस अजनबी को खिलौने की तरह चलाता आ रहा था। अब भी शायद ना बोलता, लेकिन मैडोना को अगवा करने का मंसूबा अचानक खाक में मिलते देखकर वो अजनबी को जल्द से जल्द वापस मैडोना के पास पहुंचाना चाहता था। पारस ने अनजान बनकर अजनबी से पूछा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो? बातें करते करते कहीं खो जाते हो। अभी तुम कहने जा रहे थे उसने तुम्हारे दिमाग में आकर कुछ कहा था। क्या टेलीपैथी का चक्कर है? वो बोला, पता नहीं क्यों तुम मुझे पहली मुलाकात से बहुत अच्छे लग रहे हो। अगरचे वो मना कर रही है, मगर मैं जरूर बताऊंगा। वो टेलीपैथी जानती है। उसने मेरे दिमाग में आकर बताया था कि कुछ लोग उसे अगवा करके ले जा रही हैं। पारस ने हैरानी जाहिर की। ओ गॉड, उससे फौरन मालूम करो उसे कौन ले जा रहा है। उसके दिमाग में आने वाले ने कहा, ये लोग आखिरी बोगी काट कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब है ये सरकारी लोग हैं। अजनबी ने दिमाग में बोलने वाले को मैडोना समझकर कहा, मेरी जान, तुम दूसरे दिमागों में जाकर गलत मालूमात हासिल करती हो। पहले इस बेचारे स्टोन मार्क को जासूस कह दिया, जबकि ये अच्छा दोस्त साबित हो रहा है। अभी तुम्हें सरकारी लोग उठाकर नहीं ले जा रहे होंगे। उनके दिमागों को अच्छी तरह पढ़ो। दिमाग में कहा गया, मैं अच्छी तरह पढ़ चुकी हूं। तुम वादा करो सरहद पार नहीं जाओगे, मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारे पास बाद में भी आ सकता हूं। पहले रूम जाकर अपने लोगों से मिलने दो। मैं वादा करता हूं वहां जैसे ही पिछली जिंदगी याद आएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उनके दरमियान ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू हो रही थी। उस वक्त आर्मर ने आकर कहा, मैं कुछ देर तक मैडोना के दिमाग में रहा। वो खासी कमजोर हो गई है, अब अपने अजनबी फ्रेंड से बातें नहीं कर सकेगी। अंकल, अजनबी के दिमाग में जाकर देखे, मैडोना बोल रही है। ये नामुमकिन है, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। वो पारस के दिमाग से निकलकर अजनबी के अंदर पहुंचा। फिर हैरान रह गया। मैडोना की आवाज़ और लहजा सुनाई दे रहा था। वो बोला, हेलो मैडोना, तुम किस हिसाब में बोल रही हो, जबकि हमने तुम्हें ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं छोड़ा। अजनबी के दिमाग में बोलने वाला चुप हो गया था और अजनबी हैरानी से बोल रहा था, मिस्टर स्टोन मार्क। मैडोना अचानक चुप हो गई। अभी कोई दूसरा बोल रहा था, कह रहा था, मैडोना ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही। ये मैडोना कौन है? पारस ने कहा, पता नहीं। तुम क्या कहते हो? किसके बारे में कहते हो? तुम्हारी बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं। आर्मर ने सोच के जरिए कहा, मेरे मासूम अजनबी, तुम चालबाजों की दुनिया में पता नहीं कहां से आ गए हो। जिसे तुम स्टोन मार्क कह रहे हो वो बेचारे इंसानों के अंदर का हाल नहीं जानता। मैडोना वही लड़की है जो तुमसे मार्था स्मिथ बनकर मिलती रही है। वो तुम्हें अपना गलत नाम बता रही थी। इस तरह भी कोई मैडोना या मार्था बनकर तुम्हारे अंदर बोल रहा था। तुम्हें सब उल्लू बना रहे हैं। अजनबी ने पूछा, तुम कौन हो? आर्मर ने कहा, मैं दोस्त हूं। सीधी और साफ बात बताने आया हूं कि अब तुम्हें पेरिस वापस नहीं जाने दिया जाएगा।
क्योंकि तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहने वाला, अभी औरत की आवाज़ में बोलने वाला तुम्हारे जरिए मैडोना को अगवा कराना चाहता है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी तुम्हें जबरन सरहद पार भेजा जाएगा। अजनबी ने खुश होकर कहा, तुम मेरे दिल की बात कह रहे हो, मगर तुम एक बात नहीं जानते। मार्था स्मिथ, जिसे तुम मैडोना कहते हो, उसे कोई मेरे जरिए अगवा नहीं करा रहा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अपनी मर्जी से मेरे साथ रूम जाना चाहती है। अजनबी, तुम बहुत भोले हो। जब इस दुनिया में आ ही गए हो तो अच्छे और बुरे लोगों को समझने की कोशिश करते रहो। मैडोना टेलीपैथी जानती है। इस दुनिया की सुपर ताकतों को टेलीपैथी के हथियारों की सख्त जरूरत है, तुम समझते हो। मैडोना अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आ रही थी, मैडोना भी यही समझती रही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ शख्स जो भी मैडोना की आवाज़ में तुम्हें उल्लू बना रहा था, वो तुम दोनों को आशिक और माशूक के चक्कर में डाले हुए था और इश्क का खेल खिलाते हुए मैडोना को सरहद पार ले जाना चाहता था, मगर नाकाम हो गया। फ्रांस की पुलिस मैडोना को गिरफ्तार करके ले गई है। कहाँ ले गई है मुझे अफसोस है, मैं नहीं बता सकता। तुम्हारे दिमाग में रहने वाला शख्स भी मैडोना के दिमाग में जाता होगा और नाकाम आता होगा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंदी है। वो किसी को सोच के जरिए नहीं बता सकती कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। अजनबी ने पूछा, मेरे दिमाग में रहने वाले का नाम क्या है? क्या वो मुझसे दोस्ती करेगा? जो अब तक चुपकर तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता रहा, वो भला क्या दोस्ती करेगा? सिर्फ धांधली करेगा, तुम्हें अपना आलायकार बनाकर रखेगा। जरा कल से सोचो, उसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? मैं सोचता हूँ, पता नहीं वो कब से मेरे दिमाग में रहता आया है, शायद इससे पहले भी रहता हो। जब मैं बेहोशी की हालत में पुलिस वालों को मिला था, वह जरूर मेरी पहले की जिंदगी को जानता होगा। ये तुम अक्लमंदी से सोच रहे हो, बेशक वह तुम्हारे इब्तदाई हालात जानता है। तुम्हारे दोस्त अहबाब अजीज और कारिब कौन है, तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारा ये गैर मामूली जिस्म किस तरह जदीद तिब्बी साइंस की तजुर्बा गाहों से गुजर कर आया है, ये तमाम बातें वो जानता है। मगर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वह पिछले 3 दिनों से तुम्हें भटकाता रहे और मैडोना के साथ गुनाहों का खेल खिलाता रहा है, ताकि तुम उसे फ्रांस की सरहद से बाहर निकालो। उसे सिर्फ अपनी घर से काम है, तुम्हारे भटकने की परवाह नहीं। तुम अपनों से मिलने के लिए तड़प रहे हो, मगर वह तुमसे हमदर्दी नहीं कर रहा है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हो जिन पर मुझे पहले ही गौर करना चाहिए था। मैं ऐसे दुश्मन को दोस्त नहीं समझूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? वो मेरे अंदर छुप कर बैठा रहता है, मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? वह छुप कर रहता है, मगर तुम उसे महसूस नहीं करते। इसके अलावा कोई भी आए तो तुम दिमाग पर बोझ महसूस करने लगते हो। ये तनवीमी अमल का नतीजा है। तनवीमी अमल क्या होता है? इंसान के दिमाग को काबू करने के लिए एक मखसूस अमली तरीका। इसके जरिए उसने तुम्हारे दिमाग में ये बात नक्श कर दी है कि तुम उसकी सोच की लहरों को किसी हाल में महसूस नहीं करोगे, बाकी तमाम टेलीपैथी जानने वालों को बोझ समझा करोगे। उस आमिल ने तुम्हें मजबूर बना कर रखा है। तुम बहुत दानिशमंदी की बातें करते हो, मुझे उससे बचकर रहने का कोई तरीका बताओ। अगर तुम कभी कोई ऐसी बात महसूस करो जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो और तुम उस पर अमल करने पर मजबूर हो रहे हो तो फौरन सा। उसने अचानक सांस रोक ली। आर्मर दिमाग से बाहर आया। यह समझ गया कि दिमाग में छुपने वाले दुश्मन ने उसे सांस रोकने पर मजबूर कर दिया ताकि आर्मर उसे बचाव की तदबीर ना बता सके। उसने ये बात पारस को बताई। उसने कहा, अंकल, ये अजनबी हमारी मोहब्बत और ताउन का मुस्तहिक है, आप फिर इसके पास जाएं। आर्मर ने उसके दिमाग में आकर पूछा, तुमने अचानक सांस क्यों रोक ली थी? पता नहीं, ऐसा बेख्तियार किया था। तुम क्यों चले गए थे? आर्मर के जवाब देने से पहले उसने सांस रोक ली। वो चंद सेकंड बाद गया। अजनबी गहरी गहरी सांस लेते हुए सोच रहा था, मुझे किसी को दिमाग में आकर बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। अभी जो शख्स बोल रहा था वो मुझे बहका रहा था, उल्लू बना रहा था। भला मेरे अंदर कौन छुप कर रहेगा? ये बेतुकी बातें हैं। आर्मर ने कहा, यह तुम्हारी अपनी सोच नहीं, तुम्हारे दिमाग में वही छुपा हुआ शख्स बोल रहा है, मुझे तुम्हारे पास से भगाने के लिए। उसने तुम्हें 2 बार बेख्तियार सांस रोकने पर मजबूर किया। होशियार रहो, वो अब भी यही करेगा। सांस रोकने से कोई भी टेलीपैथी जाने वाला दिमाग के बाहर चला जाता है। वो छुपने वाला भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता होगा। वो तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हारे मजाज के खिलाफ कोई बात हो तो सांस रोक लिया करो। वो छुपने वाला अमल तुम्हें शिद्दत से किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकेगा। अजनबी ने कहा, अभी मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि मुझे सांस रोकना चाहिए, लेकिन मैं पहले की तरह बेख्तियार ऐसा करूंगा तो तुम बाहर चले जाओगे। ये जो तुम शिद्दत से सांस रोकने वाली बात महसूस कर रहे हो, ये उसी शैतान आमिल की शरारत है। वो नहीं चाहता मैं तुमसे बात करूं। तुम्हारी सांस रोककर वो मुझे भगाना चाहता है। मेरे दोस्त, तुम कौन हो? तुमने मुझे बहुत सी अकल की बातें सिखाई हैं। मेरा नाम आर्मर है। इस दुनिया के बुरे से बुरे लोग भी मेरी 3 खूबियों को तस्लीम करते हैं। एक ये कि मैं खुदा से डरता हूं, इसलिए झूठ नहीं कहता और किसी को फरेब नहीं देता। दूसरी खूबी ये कि मैं दुश्मनों से भी मोहब्बत करता हूं, उनसे भी झूठ नहीं बोलता। तीसरी खूबी ये कि मैंने आज तक एक चूंटी भी नहीं मारी। इंसान को मारना तो दूर की बात है, उसका दिल दुखाना भी गुनाह अजीम समझता हूं। क्या तुम इसी दुनिया के आदमी हो जहां 3 दिन से मैं झूठ और मक्कारियां देख रहा हूं? हाँ मेरे मासूम दोस्त, मुझे अंदेशा है तुम्हारी मासूमियत यहां रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी और तुम बड़े बड़े नुकसानात उठाकर गैज़ो गज़ब में इंसान से दरिंदे बन जाओगे।
मेरी नसीहत है, कभी गुस्से में ना आया करो। गुस्सा इंसान को शैतान बना देता है, अकल छीनकर सर में पत्थर रख देता है, फिर आदमी उस पत्थर से दूसरों को मारता रहता है। उसी वक्त मुसल्ला जवान फौजी कंपार्टमेंट में आ गए। उनके अफसर ने मुसाफिरों से कहा, आखिरी स्टेशन आ रहा है, गाड़ी रुकने से पहले आप लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। मुसाफिर अपनी अपनी जगह से उठकर सामान उठाने लगे। अजनबी भी उठना चाहता था। अफसर ने करीब आकर कहा, तुम यहां बैठो, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। अजनबी ने कहा, तुम्हारे सवाल से पहले बता दूं कि मेरी कोई शनाख्त नहीं और मेरे पास पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात नहीं है। ये हमें मालूम है। हम ये भी जानते हैं कि तुम जिस्मानी तौर पर एक अजीबोगरीब इंसान हो। बंदूक की गोलियां तुम पर असर नहीं करती हैं। तुम्हारे जैसे शख्स को वैसी और दरिंदा होना चाहिए। इसके बरक्स तुम निहायत रहमदिल हो और औरतों का बेहद एहतराम करते हो। ये जानते हुए भी कि मैं अहम कागजात के बगैर सरहद पार करने वाला था, आप लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक आर्मर नामी आदमी मेरे दिमाग में आकर समझा रहा था कि मुझे कभी गुस्से में नहीं आना चाहिए और अपनी मासूमियत को बरकरार रखना चाहिए। इसी मासूमियत की वजह से आप लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। अफसर ने कहा, मिस्टर आर्मर हमारे ही आदमी हैं। हम तुम्हें आइंदा झूठ और फरेब से बचाने के लिए ये पासपोर्ट और अहम कागजात लेकर आए हैं। उन्हें खोल कर देखो। उसने पासपोर्ट खोल कर देखा। उसमें उसकी अपनी तस्वीर थी। वो पासपोर्ट हुकूमत फ्रांस की तरफ से जारी किया गया था। अफसर ने एक सरकारी कागज खोलकर दिखाते हुए कहा, इस कागज की रूह से तुम फ्रांस के बाशिंदे उस वक्त तक हो जब तक तुम्हारी पिछली सही शहरियत मालूम नहीं होगी। इस पासपोर्ट के मुताबिक तुम सरहद पार इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हो। अगर तुम्हें अपनी असलियत मालूम नहीं होगी, तुम्हारे अपने लोग नहीं मिलेंगे, तो तुम जब चाहोगे हमारे मुल्क में वापस आ जाओगे। तुम्हें सरकारी तौर पर यहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की जाएंगी और ये पर्ची तुम इटली के जिस कौमी बैंक में ले जाओगे तुम्हें $25,000 मिल जाएंगे। अफसर उसे तमाम बातें समझा रहा था और दिमाग में बार बार ये बात पैदा हो रही थी कि उसे सरहद पार नहीं जाना चाहिए। पेरिस वापस जाकर मेडोना को रिहाई दिलाना चाहिए। आर्मर ने कहा, मेरे अजनबी दोस्त, तुम्हें इज्जत और एहतराम से एक मुल्क की शहरियत दी जा रही है और तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ आमिल तुम्हें गलत अंदाज में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अजनबी के दिमाग में सोच पैदा हुई, अगर मैं गलत सोच रहा हूं और ये लोग मेरे ही हमदर्द हैं तो उन्होंने मेरी महबूबा को गिरफ्तार क्यों किया है? उसे मेरे साथ सरहद पार क्यों नहीं जाने देते? आर्मर ने कहा, हम उसे जाने देंगे, लेकिन उस शैतान अमल को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमने मेडोना के दिमाग को कमजोर बना दिया है। वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी। वो अजनबी के साथ रहेगी, लेकिन हमारे जासूस हर हफ्ते उसके जिस्म में बड़ी राजदारी से ऐसा भी कमजोरी की दवा पहुंचाते रहेंगे। बोलो, ऐसी सूरत में मेडोना को कबूल करोगे? अजनबी ने कहा, भाई मुझसे क्या पूछते हो? मैं औरतों का दीवाना नहीं हूं। आर्मर ने कहा, मैं तुमसे नहीं, छुपे हुए आमिल से कह रहा हूं। देखो, वो खामोश है। अब दिमाग में तुम्हें भड़काने वाली कोई बात पैदा नहीं कर रहा। अजनबी के पीछे जो भी था उसे चुप लग गई थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेडोना के अगवा करने वाला मंसूबा इस तरह नाकाम होगा। सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी तंजीम वालों को मालूम था मेडोना कितने सख्त पहरे में रहती है। वो बज़ाहिर आज़ाद घूमती थी, लेकिन खुफिया पुलिस की आंखों से छुपाकर उसे पेरिस शहर से बाहर ले जाना मुमकिन नहीं था। कुजा ये कि वो पुरस्रार अमल उसे फ्रांस की सरहद के पार ले जाने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। अभी आर्मर ने कहा था कि मेडोना को भी अजनबी के साथ सरहद पार भेजा जा सकता है। आर्मर झूठ नहीं कहता था, लेकिन आर्मर की लाइल्मी में फ्रांस की खुफिया पुलिस वाले सच को झूठ बना सकते थे या पारस ये सीधी सी चाल चल सकता था। एक डमी मेडोना को अजनबी के साथ भेज देता। ये बता दिया गया था कि मेडोना से ख्याल ख्वानी की सलाहियतें छीन ली गई हैं, यानी वो वाकई एक डमी होती, ख्याल ख्वानी के जरिए दिमाग में ना आती। उसमें यह सलाहियत ही ना होती तो फिर वो पुरस्रार आमिल उसे क्यों कबूल करता? इस तरह वो बुरी तरह फंस गया था। गले में हड्डी अटक गई थी। डमी को वो निगल नहीं सकता था, असली को उगल नहीं सकता था। आखिर वो परेशान होकर सुपर मास्टर के पास आ गया। सुपर मास्टर ने तमाम रुदात सुनने के बाद पूछा, क्या तुम टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से जाहिर हो गए हो? जी हाँ, लेकिन मेरी अपनी आवाज़ और लहजा जाहिर नहीं हुआ। वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और किससे ताल्लुक़ रखता हूँ। मगर अजीब बात है, वो आप ही से मेरा ताल्लुक़ जोड़ रही है। क्या वो समझ रहे हैं कि तुम डैगर एंड डैगर में से नहीं हो, कोई और हो? पता नहीं उन्होंने इस सिलसिले में क्या राय कायम की है। ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे पास डैगर एंड डैगर के अलावा दो और ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। इसकी एक ही सूरत है, आप किसी डैगर को जिब्रील ग्रांट यानी अजनबी के दिमाग में भेज दें। डैगर उसके दिमाग से जाहिर होगा तो मुझ जैसे नए टेलीपैथी जानने वाले के मुतालिक कोई नहीं सोचेगा। हम डैगर एंड डैगर को भी ये बताना नहीं चाहते कि हमारे पास उनके अलावा भी ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। तुम खुद ही डैगर बनकर जिब्रील के दिमाग में जाओ, उसके लहजे में खुद को जाहिर करो। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मेडोना तक कैसे पहुंचा जाएगा? तुम्हारे बयान के मुताबिक उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और उसे ट्रेन से उतारकर किसी ऐसी गाड़ी में ले जा रहे हैं जो साउंड प्रूफ है। तुम उसकी आंखों से देख नहीं सकते कि कहाँ पहुंचाई जाएगी। उसके कानों से गाड़ी के बाहर की आवाज़ें नहीं सुन सकोगे और उसे गिरफ्तार करके ले जाने वाले सिपाहियों के दिमागों तक भी नहीं पहुंच सकोगे। लिहाजा सब्र करो।
मैडोना को किसी एक जगह कैदी की हैसियत से पहुंचने दो, तभी दूसरी चाल चलो, वह बताने लगा। चाल ये थी कि रूम में उस अजनबी की, जिसका असल नाम जिब्रील ग्रांट था, थोड़ी याददाश्त वापस लाई जाए, और ये याददाश्त उसकी जान से ज्यादा अजीज, उसके दिल की धड़कनों में रहने वाली महबूबा सोसाना वापस लाएगी। सुपर मास्टर ने जिब्रील का ब्रेन वॉश कराने के बाद उसे बेहोशी की हालत में बड़ी राजदारी से पेरिस पहुंचा दिया था, लेकिन इससे पहले सोसाना का ताल्लुक पेरिस से साबित करने के तमाम इंतजाम कर दिए थे। पेरिस में मार्टिलो डिसूजा नाम का एक शख्स अपनी फैमिली के साथ शरीफाना जिंदगी गुजार रहा था। 20 बरस पहले उसने न्यूयॉर्क में एक हसीना से शादी की। ये शादी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी, तलाक हो गई। उस हसीना से एक बेटी थी जिसे मार्टिलो डिसूजा हासिल करके अपने साय में उसकी परवरिश करना चाहता था, लेकिन कारोबारी उलझन के बायस वह मुकदमाबाजी ना कर सका। पेरिस आकर बहुत मसरूफ हो गया। बाद में पता चला वो हसीना उसकी बेटी सोसाना को लेकर कहीं चली गई है। सुपर मास्टर की प्लानिंग के मुताबिक 2 हफ्ते कबल उस हसीना का एक खत मार्टिलो डिसूजा को मिला, जिसमें लिखा था, मैं अस्पताल में हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हारी बेटी सोसाना को तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। तुम ये न समझना कि वो तुम्हारी दौलत और जायदाद में से तुम्हारे दूसरे बच्चों का हक मारने आएगी। वो खुद करोड़ों की जायदाद की मालिक है। चूंकि तुम्हारा खून है, लिहाजा तुम्हारे लिए तड़प रही है। यूं भी माँ के बाद बाप के ही साय में रहना चाहती है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी गलती की सजा बेटी को नहीं दोगे, उसे प्यार से अपने पास रखोगे। मार्टिलो डिसूजा ये खत पाकर खुशी से खिल गया था। वो पहली फुर्सत में न्यूयॉर्क पहुंचा। अपनी साहबका बीवी से मिलने अस्पताल गया। वहां बेटी को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा था एक नाजुक अंदाम सी लड़की होगी। वैसे तो लड़की ही थी, बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन कद्यावर थी, बॉडी बिल्डर लग रही थी। बेचारा बाप नहीं जानता था कि बेटी बरसों पहले मर चुकी है। उसकी साहबका बीवी एक डमी बेटी को पेश कर रही है। वह ऐसा क्यों कर रही थी और कौन लोग उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे, इन हक़ाइक़ को वो खुद ना समझ सकी। उसे समझने का मौका नहीं दिया गया। मार्टिलो ने जिस दिन अपनी साहबका बीवी से अस्पताल में मुलाकात की, उसी शाम वो मर गई या मार डाली गई। मार्टिलो के लिए सबूत काफ़ी था कि बीवी ने सोसाना को बेटी कहकर मुतारिफ कराया था। इसमें कोई लालच या खुदगर्जी नहीं थी, क्योंकि सोसाना खुद करोड़ों की जायदाद की मालिक थी। माँ की मौत के बाद उसने कहा, डैडी, यहाँ कुछ कारोबारी मामलात हैं जिन्हें निपटा कर आपके साथ चलूंगी। मार्टिलो ने कहा, बेटी, मैं भी कारोबारी मामलात में उलझा हुआ हूँ, मेरा पेरिस जाना जरूरी है। कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं आने से पहले आपको इतला दूंगी। वो पेरिस आ गया। अपने बच्चों को सोसाना की तस्वीरें दिखाई और प्रोग्राम बनाया कि बेटी की आमद पर बहुत बड़ा जश्न मनाएगा। वो उस दिन का इंतजार करने लगा। सुपर मास्टर को भी उस दिन का इंतजार था। प्लानिंग के मुताबिक अगर जिब्रील मैडोना को फांस कर रूम ले आता तो फिर सोसाना को पेरिस रवाना करने की जरूरत ना पड़ती। अब नाकामी की सूरत में सोसाना की आमद जरूरी हो गई थी। मार्टिलो डिसूजा को सोसाना का खत मिला कि वो पेरिस आ रही है, लेकिन रूम के तारीखी खंडरात की सैर करती हुई आएगी। पारस उस अजनबी जिब्रील के साथ रूम पहुंच गया। आर्मन ने कहा, बेटे, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। इसके पीछे छुपे हुए लोग उसे वापस पेरिस नहीं ले गए। आप क्या समझते हैं, सुपर मास्टर मैडोना का ख्याल छोड़ देगा? वो ख्याल ख्वानी की चिड़िया है, उसे जरूर शिकार करेगा, लेकिन अजनबी से शायद काम नहीं लेगा। मैडोना उसकी दीवानी है। उसके लिए फिर जंजीरें तोड़कर फ्रांस से बाहर जाएगी। कोई दूसरा उसे नहीं ले जा सकेगा। तुम ये कहना चाहते हो कि अजनबी उसके पास जाएगा और उसे हमारी कैद से निकाल कर लाने की कोशिश करेगा? अजनबी अभी नॉर्मल है, मैडोना में ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखता। उससे गैर कानूनी इक़दामात की तवक्को नहीं। इसके बावजूद मैं किसी बहुत बड़े और गैर मुतवक्का ड्रामे का मुंतज़िर हूँ। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी फांस चुभ रही है? अंकल, 3 दिन पहले मैडोना मोहब्बत की देवी थी, मेरी वफादारी की कस्में खाती थी। क्या आप सोच सकते थे कि वो तेवर बदल देगी? मुझे अफसोस है बेटे, मुझे अफसोस नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वफादार को बेवफा और मासूम को जालिम बनते देर नहीं लगती। तकदीर हमें अजब तमाशे दिखाती है। ये मासूम अजनबी हालात के किसी ड्रामाई मोड़ पर खतरनाक बन सकता है, या ऐसी कोई दूसरी बात हो सकती है जिसके मुताल्लिक हम अभी कुछ सोच भी नहीं सकते। वो जरा चुप हुआ, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, वैसे ही अजनबी बहुत प्यारा बंदा है, मैं इसकी असलियत मालूम करके रहूंगा। आर्मर ने कहा, मैं जा रहा हूँ, जनाब शेख साहब ने कहा है अब मुझे अली तैमूर और आला बीबी के पास रहना चाहिए। आप जरूर जाएं, लेकिन मालूम करते रहें कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले मैडोना के दिमाग में कब खिचड़ी पकाते हैं। आर्मर चला गया। पारस एक टैक्सी में अजनबी के साथ सफर कर रहा था और वो अजनबी खिड़की के बाहर रूम शहर के गुजरते हुए मनाजिर को देखता जा रहा था। उसने एक इलाके को देखते हुए कहा, ये जगह मैं पहले भी देख चुका हूँ। उसने पलटकर पारस से कहा, स्टोन मार्क, हमें यहाँ रुकना चाहिए। मेरे दोस्त, जरा सब्र करो, हम पहले होटल में जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, गुसल करके लिबास तब्दील करेंगे, फिर मैं तुम्हें शहर के हर छोटे बड़े इलाके में ले जाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम होटल जाओ, सामान रखो, वहां जो करना है करते रहो, मैं जब तक इस इलाके को अच्छी तरह देखकर और वहां के लोगों से मिलकर आ जाऊंगा। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, औरतें एक दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं मिलेंगी। यहां भी तुम्हारे पीछे पड़ने वाली हजारों में ना सही, सैकड़ों की तादाद में जरूर होंगी।
तुम कोई इलाका क्या देखोगे, वो तुम्हें देखते ही देखते गोश्त पहलवान से हड्डी पहलवान बना देंगी। वो बहस ना कर सका। टैक्सी होटल के अहाते में दाखिल हो गई थी। वहां उनके लिए 2 अलग कमरे रिजर्व हो चुके थे। अजनबी ने होटल के अंदर पहुंचकर चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं यहां भी आ चुका हूं। ये रिसेप्शन हॉल, ये खिड़कियों के रंगीन शीशे और ये हॉल के वस्त में घुड़सवार का मुजस्मा, यह सब कुछ मैं देख चुका हूं। पारस ने कहा, जज्बाती ना बनो। अगर यहां आ चुके हो तो खामोशी से सोचने और याद करने की कोशिश करो। वो उस हॉल के एक एक आराइशी सामान के करीब जाकर देखने और गौर करने लगा। पारस बड़ी देर तक इंतजार करता रहा, फिर पास आकर बोला, कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह को देखते ही बहुत सी बातें याद आ जाएं। इतना ही काफी है कि तुम्हें यह जगह याद है। इस होटल से बाहर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारे मुतल्लिक काफी मालूमात फराहम करेंगे। आओ पहले हम गुस्ल करके हुलिया तब्दील कर लें। वो उसके साथ लिफ्ट के जरिए 7वें फ्लोर पर आया। वहां एक कॉरिडोर में दोनों के कमरे आमने सामने थे। वो अपने अपने कमरे में चले गए। पारस ने अटैची केस खोलकर कपड़े निकाले, फिर गुस्ल करने चला गया। शेव करने, नहाने धोने और लिबास तब्दील करने में 1 घंटा सरफ हुआ। बदन हल्का फुल्का हो गया था। वो बेहतरीन जाज़बे नजर लिबास पहनकर कमरे से बाहर आया, फिर अजनबी के दरवाजे पर दस्तक दी। कॉल बेल के बटन को दबाया, उसे जवाब नहीं मिला। उसने वक्फे वक्फे से 2 बार कॉल बेल को इस्तेमाल किया, फिर अपने कमरे में आकर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर काउंटर से पूछा, क्या रूम नंबर 10 के मुसाफिर ने चाबी जमा की है? दूसरी तरफ से कहा गया, जी नहीं, चाबी कीबोर्ड में नहीं है। उसने ऑपरेटर से रूम नंबर 10 तलब किया। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज सुनाई दी। फोन की घंटी अजनबी के कमरे में बज रही थी, लेकिन वो रिसीवर नहीं उठा रहा था। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो कमरे में नहीं है, काउंटर पर कमरे की चाबी दिए बगैर कहीं चला गया है, या फिर उसी कमरे में बेहोश पड़ा है या मर चुका है। वैसे वो आसानी से मरने वाला नहीं था, क्योंकि होटल के तौर तरीके नहीं जानता था, इसलिए चाबी काउंटर पर दिए बगैर कहीं चला गया होगा। पारस ने मैनेजर से कहा, आप एहतियातन मास्टर की से कमरा नंबर 10 खोलकर देख लें, मेरी तसल्ली हो जाएगी। मैनेजर ने आकर कमरा खोला। अजनबी अंदर नहीं था। वो काउंटर पर चाबी जमा कराए बगैर निकल गया था। उसे अजनबी शहर में यूं तन्हा नहीं जाना चाहिए था, मगर वो अपनी पिछली जिंदगी को समझने के लिए जज्बात की रौ में बहकर गया था। पारस ने होटल से किराए की कार हासिल की, फिर उसकी तलाश में निकल गया। शाम का वक्त था। 1 आध घंटे में रात का अंधेरा छाने वाला था। वो धीमी रफ्तार में कार ड्राइव करता और दूर तक नजरें दौड़ाता जा रहा था। तवक्को थी कि वो कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा। ऐसे ही वक्त उसने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन अनजान बना रहा। दिमाग में आने वाले को खुशफहमी थी कि वो स्टोन मार्क के चोर ख्यालात पढ़ रहे, और पारस के दिमाग का वो हिस्सा मुकफ्फल था जहां चोर ख्यालात होती हैं। वो अजनबी की तलाश में खुद को परेशान कर रहा था। फिर एक डैगर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो स्टोन मार्क, तुम अजनबी के लिए परेशान क्यों? पारस ने अनजान बनकर सोचा, क्या मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है या मैं खुद ऐसी बात सोच रहा हूं? उसने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूं, और वही शख्स हूं जो अजनबी के अंदर छुप कर रहता है। अगर तुम वही हो तो मेरे पास आकर तुमने बड़ी मेहरबानी की है। मैं सोच रहा था कि वो दिमाग के अंदर जाने वाला उसकी भूली बातों को, उसके भेदों को जरूर जानता होगा। क्या तुम उस बेचारे के बारे में हकीकत जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूं, तुम मेरी बातों का जवाब दो। उस अजनबी के पीछे क्यों पड़ गए हो? कैसी उल्टी बात करते हो? दिमाग में रहकर भी नहीं जानते कि अजनबी ने एक बार नहीं बार बार मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर किया है। मैं किसी की ताकत से नहीं झुकता, मगर मोहब्बत से मजबूर हो जाता हूँ। वह बहुत प्यारा बंदा है, उसका नाम बताओ। जिब्रील वो अजनबी का पूरा नाम जिब्रील ग्रांट बताने लगा था। फिर होश आया कि स्टोन मार्क ने अपनी बात करते करते अचानक नाम पूछा था, और जवाब में वो बेख्तियार बताने लगा था। उसने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, पूरा नाम ना सही, मैं उसे जिब्रील कहकर मुखातिब करूंगा। मैं तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम्हें पता है मैं पेशे के एतबार से बाजीगर हूं, कई मिनट तक सांस रोक लेता हूं। देखो ऐसे। उसने सांस रोकी, वो दिमाग से बाहर निकल गया। आने वाला डैगर नहीं था, सुपर मास्टर की हदायत के मुताबिक डैगर बनकर आया था। उसका ख्याल था स्टोन मार्क जिब्रील के साथ रहता है, इसलिए आर्मर जिब्रील के अलावा स्टोन मार्क के पास भी जाता होगा, और आर्मर दोनों में से किसी के दिमाग में उसे बोलता सुनेगा तो समझ लेगा कि डैगर बोल रहा है। वह थोड़ी देर बाद पारस के दिमाग में आया। पारस ने फिर सांस रोककर उसे भगा दिया। फिर एक जगह गाड़ी रोक दी। एक खूबसूरत से गार्डन में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था लोग किसी अजीबोगरीब चीज को देखने वहां जमा हो रहे हैं, और वो अजीबोगरीब चीज जिब्रील होगा, जो अपने आसपास औरतों और मर्दों की भीड़ लगा लिया करता था। वो गाड़ी से उतरकर तेजी से चलता हुआ गार्डन में आया। कुछ लोग भीड़ से वापस आ रहे थे। उसने एक से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसे जवाब मिला, कुदरत का तमाशा है, जाओ तुम भी देख लो। वो तेजी से चलता हुआ भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे आया। फिर एक हसीना को देखकर रुक गया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट के काउंटर के पास बैठी खाना खा रही थी। काउंटर पर दूर तक बड़ी बड़ी हड्डियां बिखरी हुई थीं। कितनी ही प्लेटें खाली पड़ी थीं। उन्हें देखकर पता चलता था कि इस हसीना ने इन हड्डियों से गोश्त नोच कर खाया है। तमाम प्लेटें भी उसने खाली की हैं। वो बैठने के बावजूद कद्दयावर लग रही थी, जिस्म से बॉडी बिल्डर दिखाई देती थी। कितने ही लोग उसके खाने के अंदाज पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो घूर कर देखती थी तो मुस्कुराने वाले
सहम कर मुंह फेर लेते थे या वहां से चले जाते थे। वो एक बोटी चबाते हुए कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता लोग क्या देख रहे हैं, मेरे हुस्न को, मेरी जिसामत को या मेरी खुराक को। अगर ये सब कुछ गैर मामूली या हैरत अंगेज है तो बहुत देख चुके, अब जाओ, दूसरों को भी आकर देखने का मौका दो। कुछ लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। वो एक बोटी को दांतों से नोचने के बाद बोली, बड़ी मुश्किल है, जहां जाती हूं तमाशा बन जाती हूं। ए लोगो, प्लीज मुझे तमाशा न समझो, मैं अजूबा नहीं हूं, प्लीज जाओ और अपना काम करो। उस भीड़ से 4 पहलवान निकल कर आए। एक ने कहा, मेरी जान, तुम्हें अपने जोड़ का मर्द इसी शहर में मिलेगा, हमारे साथ चलो, हमें मेजबानी का मौका दो। वो उठकर खड़ी हुई, तौलिए से मुंह हाथ पहुंचते हुए बोली, मैं पीछा छोड़ने की बात कर रही हूं और तुम लोग पीछे पड़ने आ रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बात बढ़ाए बगैर यहां से चले जाओ? हम नहीं जाएंगे, जाना है तो तुम जाओ। एक ही बात है, मैं चली जाती हूं। उसने परस में से $1000 का नोट निकालकर काउंटरमैन को दिया, फिर रकम का हिसाब किए बगैर जाने लगी। एक पहलवान ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाय गॉड, मैंने बड़े नामवर पहलवानों को पिछाड़ा है, लेकिन तुम्हारी जैसी पहलवान औरत को पिछाड़ने में जो मजा आएगा उसका नशा सारी जिंदगी। बात खत्म होने से पहले ही हसीना का एक उल्टा हाथ मुंह पर पड़ा। वो 2 कदम पीछे चला गया। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। हाथ इतना जबरदस्त था, वो पहलवान सोच भी नहीं सकता था। वो जरा चकराया, फिर आंखों के सामने से तारीकी छट गई। शेरनी गुराती हुई नजर आई। पहलवान ने हमला करने के लिए पैंतरा बदला। आजकल की लड़ाई में पैंतरा बदलने की महारत कहाँ मिलती है। शेरनी ने घूमकर मुंह पर लात मारी तो वो पैंतरा बदलने के काबिल नहीं रहा, चकरा कर गिर पड़ा। यह पहलवानों की तौहीन थी। दूसरे पहलवान गरजते हुए बरसने के लिए आए। लोग दूर हट गए थे और हैरानी से इस अकेली औरत की जीदारी देख रहे थे। पारस ने उनके दरमियान जाते हुए कहा, मेरे गैरतमंद पहलवानों, क्यों तन्हा औरत को परेशान कर रहे हो? रुक जाओ, एक साथी को अपने कांधों पर उठा कर ले जाओ। अब एक है, ज्यादा हो गए तो कोई किसी को नहीं उठा सकेगा। एक पहलवान ने उसकी तरफ हाथ घुमाया। वह फौरन बैठकर उठ गया। वह घूमता हुआ हसीना के पास पहुंचा, फिर मार खाकर अपने एक साथी के बाजू में झूल गया। तीसरा उछलकर उसे फ्लाइंग किक मारने आया। उसने उसकी टांग पर एक हाथ मारा। वह घूमकर गिरने वाला था। पारस ने उसे दोनों बाजू में रोक लिया। हसीना के सामने पेश करते हुए कहा, लो, इसके साथ इंसाफ करो। हसीना ने खिलाफे तवक्को पारस को घूर कर देखा, फिर एक कराटे का हाथ रसीद कर दिया। पारस ने पहलवान का मुंह आगे कर दिया, फिर उसे छोड़कर पीछे हटते हुए बोला, कमाल है, मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम मुझ पर ही हमला कर रही हो। वो गुरा कर बोली, मैं तुम्हारे जैसे मौका परस्तों को खूब समझती हूँ, जरा सी हमदर्दी जताकर इश्क फरमाने लगते हो। मैं तुम पांचों के लिए अकेली काफी हूं। उसे पारस से उलझते देखकर पहलवानों को भागने का मौका मिल गया। हसीना ने अपने मखसूस अंदाज में घूमकर किक मारी, फिर पलट कर देखा। पारस दोनों हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। शायद पहली बार शेरनी का वार खाली गया था। वो गुरा कर बोली, मुकद्दर से बच गए, अब नहीं बचोगे। उसने कराटे का एक हाथ मारा। पारस ने जरा सा सर उठाया। कराटे वाला हाथ ठोड़ी के नीचे से गुजर गया। दूसरा हाथ कनपटी के करीब से गया। तीसरा हाथ एक शाने पर से खाली किया। वो बदस्तूर हाथ बांधे खड़ा था। वाटसुरोकी ने उसे पक्का हिसाब समझाया था कि हमलावर की आंखों पर से नजरें न हटाओ, मगर चोर नजरों से उसके जचे तुले हाथों का हिसाब रखो। हिसाब दुरुस्त होगा तो चेहरे का सिर्फ 1 इंच आगे पीछे या दाएं बाएं हटाने से हमले नाकाम होते रहेंगे। पारस ने उस्ताद से मार खा खाकर हिसाब दुरुस्त रखने में बड़ी पुख्तगी हासिल की थी। ये बचाव का ऐसा अंदाज था कि हमला करने वाला दुश्मन गुस्से में आपे से बाहर हो जाता। वो भी गुस्से में भर गई थी। एक आध हमला तो किसी का भी नाकाम हो सकता था, लेकिन आज तक इतने हमले कभी नाकाम नहीं हुए। वो शेरनी की तरह उस पर तेजी से झपटने लगी, पलटने लगी। कभी कभी फिजा में उछल उछल कर फ्लाइंग किक मारने लगी, लेकिन मारने से पहले वो जहां होता था मारते वक्त वहां से सिरक जाता। एक जरा सा हटने और सिरकने से जजे तुले हमले नाकाम हो रहे थे। ऐसे ही वक्त एक पहलवान की गरजदार आवाज सुनाई दी। वो पारस से कह रहा था, जवान हट जाओ, अब ये जिंदा नहीं रहेगी। पारस ने सर घुमाकर देखा, एक पहलवान रिवॉल्वर से हसीना का निशाना ले रहा था। वह फौरन ही फिजा में उछलकर कलाबाजी खाता हुआ पहलवान के मुंह पर लात मारता हुआ दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। पहलवान के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। लात खाने वाला दूसरी तरफ चला गया, लेकिन दूसरे पहलवान ने फुर्ती से रिवॉल्वर उठाकर हसीना पर गोली चला दी। गोली ठीक दिल के ऊपर शाने के करीब जाकर पैवस्त हो गई। कितनी औरतों के हलक से चीख निकल गई। लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी कद्देआवर खूबसूरत जिस्म रखने वाली हसीना यूं गोली खाकर पट से मर जाएगी। गोली मारने वाले भाग रहे थे और वो चीख कर कह रही थी, बुज़दिलो, भागते कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारूंगी। ये कहकर उसने सर को झुकाया, शाने के पास उस हिस्से को देखा जहां गोली पैवस्त हो गई थी और खून बह रहा था। फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर लोग दम बखुद रह गए। पारस भी अपनी खोपड़ी से हिलाने लगा। उस हसीना ने अपनी 2 उंगलियां जख्म के अंदर डाली, फिर अंदर घुसी हुई मजबूत धात की बनी हुई गोली को उन उंगलियों से निकालकर बाहर फेंक दिया। सब पर सख्ता तारी हो गया। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। ऐसा ऑपरेशन ना कभी किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना, लेकिन देखने वाले अपनी आंखों को झुटला नहीं सकते थे।
इसके बाद मजीद यकीन ना करने की बात यह थी कि वह जख्म देखते ही देखते भर गया, खून भी नहीं बह रहा था। वह काउंटर से तौलिया उठाकर लिबास पर फैले हुए लहू को पहुंच रही थी। कोई 1 मिनट तक खामोशी रही। फिर पारस ने दोनों बाजू हसीना की तरफ फैलाकर बढ़ते हुए कहा, भाभी जान, हाय भाभी जान, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिर रिवॉल्वर की एक गोली ने तुम्हारी पहचान करा दी। वह घूर कर बोली, ए खबरदार, मुझसे दूर रहो, तुम्हें देखकर मेरी जान जल जाती है। एक ही हाथ खा लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तुम एक हाथ की बात करती हो। अरे भाभी जान, ये छोटा देवर तो अब दिन रात मार खाने को तैयार है। ये भाभी जान का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैंने अपने भाईजान से तुम्हारा जोड़ पक्का कर दिया है। तुम दोनों की जोड़ी इतनी शानदार होगी कि दुनिया के हर मुल्क के, हर कस्बे के लोग देखने आएंगे। तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? ये बकवास नहीं है। मेरे भाईजान का ताल्लुक तुम्हारे कबीले से है। वो भी अपने जिस्म में 2 उंगलियां घुसाकर बुलेट बाहर निकाल लेते हैं। उसने चौंक कर पारस को देखा, फिर पूछा, अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारा भाई मेरी तरह गोली खाकर उस गोली को अपने जिस्म से निकाल लेता है? कौन है वो, कहाँ है? अगर कोई ऐसा है तो वो तुम्हारा भाई नहीं होगा, वो मेरी जान है, मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत है। और उस मोहब्बत का नाम जिब्रील है। हाँ, उसने इस तरह मुंह फाड़कर चीखते हुए कहा कि लोग सहम कर जरा पीछे चले गए। वो दौड़ती हुई आकर उससे लिपट गई। वो घबरा कर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मैं पिचकना नहीं चाहता। वो इसे झिंझोड़ कर बोली, जिब्रील कहाँ है? इसी शहर में है, हमने एक ही होटल में काम किया है। थोड़ी देर पहले वो तनहा कमरे से निकल कर कहीं चला गया है। मैं उसे तलाश करता हुआ इधर आया तो तुम मिल गई। वो होटल से कहाँ जा सकते हैं? अपने आप को तलाश करने? क्या आप फलसफा बोल रहे हो? वो अपने आप को भूल गए, अपनी पिछली जिंदगी भूल गया, हत्ता कि उसे अपना नाम भी याद नहीं। मैं नहीं मानती, तुम बहुत उल्टी सीधी बातें करते हो। पारस उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, मालूम कर रहा था कि हसीना वाकई जिब्रील के मौजूदा हालात से बेखबर है या सब कुछ जानती है और यहाँ ड्रामाई अंदाज में अपने महबूब से मिलने आई है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? सौसाना, मेरा नाम सौसाना है। मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। तुम जिब्रील को कब से जानती हो? तुम पुलिस वालों की तरह सवालात क्यों कर रहे हो? मैं मालूम करना चाहता हूँ उसकी याददाश्त कैसे खो गई। अगर तुम्हारे ताल्लुकात पुराने हैं तो तुम ही उसकी ब्रेन वॉशिंग के मुतल्लिक कुछ बता सकती हो। ब्रेन वॉशिंग? क्या तुम संजीदगी से ये बात कह रहे हो? हाँ, एक टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में छुपा रहता है। वो थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में भी आया था। मैं यकीन से कहता हूँ कि बेचारे जिब्रील के साथ दुश्मनी की जा रही है। सौसाना ने कहा, मुझे तो तुम पागल लगते हो। कभी कहते हो कि जिब्रील खुद को भूल गया है, अपना नाम भी उसे याद नहीं, और कभी कहते हो कोई टेलीपैथी जानने वाला दिमाग में आता है। क्या मैं टेलीपैथी जैसी ख्याली बातों पर यकीन कर लूंगी? क्या तुम संजीदगी से अक्ल की बातें नहीं करोगे? वो हंसते हुए बोला, कमाल है, मुझे अक्ल की बातें करने को कहती हो। क्या ये बात अक्ल तस्लीम करती है कि तुम्हें रिवॉल्वर की गोली हलाक नहीं करती? ऐसी गोली जिसम में पेवस्त हो जाए तो तुम बड़ी आसानी से 2 उंगलियों के जरिए उसे जिस्म से निकाल लेती हो। मजीद हैरानी और बेयकीनी की बात यह है कि वह जख्म फौरन भर जाता है। मिस्टर, अकल उसे कहते हैं जो सबके पास नहीं होती, किसी किसी के पास होती है, तुम्हारे पास नहीं है। जिस अनहोनी को तिब्ब और साइंस होनी बना दे तो उस होनी पर पहले यकीन नहीं आता। हालांकि आंखें उसे देखती हैं, कान उसे सुनते हैं। जो बुलेट मेरे अंदर गई और बाहर आई वो ठोस धात की बनी हुई थी, उधर पड़ी हुई है, उसे उठाकर अच्छी तरह देख लो। इसके बाद कहोगे कि अकल तस्लीम नहीं करती, तो इसका मतलब है अकल है ही नहीं। जिसके पास अकल की कमी होती है उसे समझाने से पूरी हो जाती है। तुम मुझे समझा दो, दुनिया के तमाम इंसान बुलेट लगते ही मर जाते हैं, तुम और जिब्रील कैसे जिंदा रह जाते हो? जिन्हें कायनात का इल्म नहीं होता वो कहते हैं सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, जबकि वो निकलता डूबता नहीं है। सूरज और सियारों की गर्दिश का इल्म कम लोगों को होता है। इसी तरह तिब्बी साइंस की बातें कम लोगों की समझ में आती हैं। एक की आंख दूसरे को कैसे लगाई गई और अंधे को बहनाई कैसे मिल गई, ये तफसील हर एक को समझाई नहीं जा सकती। इसके बावजूद हर एक को यकीन हो जाता है कि अंधा देखने लगा है। इसी तरह समझ लो कि मैं और जिब्रील गोली खाकर भी जिंदा रहते हैं। ऐसी जिंदगी हासिल करने के लिए हम तिब्बी साइंस के कितने दुश्वार मरहलों से गुजर कर आए हैं, ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और ना ही तुम्हारी समझ में आ सकता है। वो पटाखे की तरह ठाएं ठाएं बोल रही थी और ज्यादा बोलने वालियों की तरह असल बात भूल जाती थी। पारस मुस्कुराने लगा। वो नागवारी से बोली, ये तुम्हारे खुश होने का नहीं, अफसोस करने का मुकाम है कि बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं। तुम अकल से पैदल हो। हाँ, तुम्हारी लड़ने की सलाहियतों को मानती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले फाइटर हो जिस पर मेरा कोई दाव नहीं चला। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारा सर नहीं तोड़ दूंगी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमने अभी तक कसम पूरी नहीं की। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने मुझे रिवॉल्वर वाले से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उछलकर फ्लाइंग किक मारी। वो गोली तुम्हें भी लग सकती थी, मगर फायदा क्या हुआ? दूसरे ने रिवॉल्वर उठाकर तुम्हें गोली मार दी। वो जद्दोजहद काम नहीं। दिल छोटा ना करो, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी नाकामी की नहीं, तुम्हारे इंसानी जज्बे की बात कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कसम तोड़ दी। फिर तुम मेरे जिब्रील के दोस्त हो। अरे, वो एकदम से चौंक गई। पारस ने पूछा, क्या हुआ? वो गुस्से से पांव पटक कर बोली, तुम इतनी देर से बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो जबकि जिब्रील को तलाश करना जरूरी है। बहुत खूब, जुबान टाइपराइटर की तरह चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती और मुझे इल्जाम दे रही हो। चलो। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा।
वो साथ चलती हुई बोली, हम उसे कहाँ तलाश करने जाएंगे? पता नहीं, वो कहाँ भटक रहा होगा। हाँ, खूब याद आया, वो शहर रूम की तस्वीरें देखकर कहता था कि पहले भी यहाँ आ चुका है। तुम इस सिलसिले में कुछ बताओ। हाय, क्या बताऊं? हमारी मोहब्बत इसी जगह से शुरू हुई थी। हम दोनों एक मिशन पर यहाँ आए थे। हमारी पहली मुलाकात होटल बॉर्नविला में हुई थी। इत्तेफाक से हम दोनों ने उसी होटल में क्याम किया था। पारस ने कहा। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस बार भी तुम उसी होटल में हो। हाँ, तुमने कैसे समझा? जो पुरस्कार शख्स जिब्रील के दिमाग में छुपा हुआ है वो ऐसे ही बचकाना खेल खेल रहा है। यहाँ पहुंचते ही जिब्रील ने मुझसे कहा कि हम होटल बॉर्नविला में क्याम करेंगे। जाहिर है ये बात उसके अंदर का आदमी बोल रहा था, इसलिए मैं राजी हो गया। वो खुश होकर बोली, क्या जिब्रील बॉर्नविला में है? हाँ, उस टेलीपैथी जानने वाले की प्लानिंग के मुताबिक तुम दोनों उसी होटल में मिलोगे, ताकि यकीन हो कि सच्ची मोहब्बत उसी होटल में दोनों को खींच रही है। ये तुम बार बार टेलीपैथी की बात क्यों करते हो? ये एक ख्याली बकवास है। क्या तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि एक टेलीपैथी वाला मेरे जिब्रील के दिमाग में रहता है और उसकी वजह से जिब्रील अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है? अगर कोई तुम्हारे दिमाग में छुपी हुई बात बता दे तो तुम तस्लीम करोगी कि टेलीपैथी वाकई एक इल्म है। वो इल्म नहीं, जादू होगा। अंदर की छुपी हुई बातें जादू से मालूम की जाती हैं। चलो यही तस्लीम कर लो कि एक शख्स जादू के जरिए तुम्हारे जिब्रील को एक औरत के चक्कर में फांस रहे। क्या कहा तुमने? एक औरत के चक्कर में जिब्रील को फांसा जा रहा है? हरगिज नहीं, वो सिर्फ मेरा दीवाना है। और ये तुम अपनी गाड़ी के पास आकर क्यों रुक गए हो? मुझे बातों में क्यों उलझा रहे हो? जिब्रील के पास क्यों नहीं चलते? पारस की गाड़ी के पीछे थोड़े फासले पर उसकी गाड़ी थी। वो बोला, मेरा होटल जाने का इरादा नहीं है, मैं यहाँ की सैर करूंगा। तुम जहन्नुम में जाओ। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। पारस ने अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया। उसने पीछे से आवाज दी, ए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये इतनी देर से बोलती जा रही थी, अब भी कुछ सुनने को रह गया? मुझे जाना चाहिए। उसने गियर बदलकर गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसे हैरानी हुई। उसने एक्सेलरेटर पर दबाव डाला, रफ्तार बढ़ाई, मगर वो अपनी जगह खड़ी रही। फिर वो बौखला गया। गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठा रहा था। उसने सर घुमा के देखा, सुसाना पिछले हिस्से को एक हाथ से पकड़कर उठाए हुए थी और गाड़ी के पिछले दोनों पहिए घूमते जा रहे थे। ये तमाशा काबिले दीद था। लोग फिर जमा होने लगे। पारस ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। इसके बाद सुसाना ने पिछला हिस्सा नीचे रख दिया। वो गाड़ी से उतरकर बोला, ये क्या हमाकत है? अगर ताकत का मुजाहरा करना है तो बताओ, मैं टिकट लगा देता हूँ, खासी आमदनी होगी। औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े सब हैरानी से सुसाना को देख रहे थे। पुलिस वाले भी आ गए थे। एक सिपाही ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? सुसाना उसे नजरअंदाज करती हुई पारस से बोली, मैं तुम्हें रुकने को कह रही थी, क्या तुम जबरदस्ती रोकोगी? हाँ, मैं भूल गई थी, मेरे अंदर आग लगा के जा रहे हो। बाद में ख्याल आया कि मैं उस हराफा के बारे में पूछना भूल गई हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो? ये औरत कौन है जिसके चक्कर में जिब्रील पड़ गया है? ये तो जिब्रील बताएगा, तुम बताओ। मैं तो इतना जानता हूं कि उसका नाम मार्था स्मिथ था। वो पेरिस से सरहद तक जिब्रील के साथ बंद कैबिन में सफर करती रही। फिर आखिरी स्टेशन से पहले पुलिस वाले मार्था को पकड़ कर ले गए। अच्छा हुआ पकड़ कर ले गए। क्या वह जिब्रील के साथ बंद कैबिन में रहती थी? हाँ, कैबिन अंदर से बंद रहता था। मैं जिब्रील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन कैसे मारूंगी? उस पर गोली असर नहीं करती। मैं उसे कच्चा चबा दूंगी। आइडिया अच्छा है, मगर पुलिस वाले सुन रहे हैं। वो गुस्से से पांव पटकती हुई अपनी गाड़ी में गई। फिर उसे स्टार्ट करके होटल की तरफ जाने लगी। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और उसे तेजी से आगे बढ़ाकर चला गया। एक मोटरसाइकिल और एक कार में कुछ लोग वहां आए। उनके पास कैमरे थे। एक ने कहा, शायद हमें देर हो गई है। दूसरे ने एक सिपाही से पूछा, क्या यहाँ ऐसी कोई लंबी तिरंगी औरत देखी गई है जिस पर रिवॉल्वर की गोली असर नहीं करती और जो एक हाथ से मोटर गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़कर उठा लेती है? सिपाही ने कहा, हमने ऐसी अजीबोगरीब औरत को देखा है। तुम कौन हो? हम प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स हैं। प्लीज बताओ, वो औरत कहाँ है? होटल बॉर्नविला, कमरा नंबर 10। कितनी ही गाड़ियां वहां से स्टार्ट होकर होटल की सिमत जाने लगी। पारस आराम से ड्राइव करता जा रहा था। नेशनल म्यूजियम के सामने लोगों की भीड़ थी। अब तो इंसानों का हजूम देखकर सुसाना और जिब्रील ही याद आते थे। इत्तफाक से वहां जिब्रील था। अपने पहाड़ जैसे कद के बाइस मजमा में दूर से देखा जा सकता था। वो लोगों के दरमियान उनके सवालों का जवाब देता हुआ फुटपाथ पर जा रहा था। पारस ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोकी, उसे आवाज दी। उसने सर घुमाकर देखा, फिर रुक गया। उसके साथ भीड़ भी रुक गई। पारस ने गाड़ी से बाहर आकर एक हाथ हिलाते हुए कहा, जिब्रील, मुझे तुम्हारा नाम मालूम हो गया है। वो घुराकर देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। रास्ते में खड़े हुए लोगों को धक्के मारकर इधर उधर हटाता और गिराता आ रहा था। ये दुश्मनों का अंदाज था। पारस खटक गया। उसका अंदाज दोस्ताना नहीं था। जिब्रील ने तेजी से करीब आकर एक हाथ यूं बढ़ाया जैसे गला दबोचना चाहता हो। पारस उछलकर पीछे जाते हुए बोला, दूर से बात करो, तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं है। वो गरज कर बोला, तुम कौन से अच्छे आदमी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? इसका मतलब है तुम्हें अपना नाम याद आ गया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है। प्लीज मुझे बताओ, अचानक कैसे याद आ गया है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम जासूस हो। वो तुम्हारे दिमाग में आता है तो सांस रोक लेते हो। वो दिमाग में आने वाला तुम्हारा दुश्मन है। अभी मुझे दिमागी झटके पहुंचाने की धमकियां दे रहा था, इसलिए मैंने सांस रोक ली। मैं तुम्हें मार मार कर अधमुआ कर दूंगा तो सांस नहीं रोक सकोगे।
उसने पारस पर छलांग लगाई, लेकिन वह फुर्ती से छलांग लगाकर भी उसे ना पकड़ सका। वो दूसरी तरफ पहुंचकर बोला, मुझे अधमुआ करने से पहले इतना बता दो, तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस आ गई? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें सोसाना से नहीं मिलाऊंगा। वो एकदम से चौंक कर बोला, सोसाना? कहाँ है मेरी सोसाना? तुम उसे कैसे जानते हो? बताओ, वो कहाँ है? उसने सवाल करते रहने के धोखे में अचानक छलांग लगाई, लेकिन जो लोग हर लम्हा हाजिर दिमाग रहते हैं उन पर कभी नागहानी हमला कामयाब नहीं होता। पारस फिर उसकी गिरफ्त में नहीं आया। वो खूब समझता था कि सोसाना और जिब्रील गैर मामूली मशीनी कुव्वतों के हामिल हैं। इनसे दूर ही दूर रहकर इनके हमलों को नाकाम बनाना चाहिए। वो कभी गिरफ्त में भी आ सकता था। इन हालात में वाटसुरोकी ने बड़े ज़बरदस्त टोटके सिखाए थे। ये टोटके फिर कभी काम आ सकते थे। जिब्रील ने गुस्से से कहा, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें निचोड़ कर रख दूंगा। फिर भी सोसाना तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बता दो सोसाना कहाँ है? पहले बताओ याददाश्त कैसे वापस आ गई? मैं क्या बताऊं? एक खंडर में जाकर थोड़ी देर के लिए सो गया था। आंख खुली तो गुमशुदा माजी का एक एक लम्हा याद आने लगा। तुम्हें होटल से गए 3.5 घंटे हो गए। क्या तुम अकल से सोच नहीं सकते कि तनवीमी अमल के जरिए पहले तुम्हारी याददाश्त खत्म की गई, आज फिर उसी अमल के जरिए याददाश्त वापस लाई गई। तुम नादानिस्तगी में किसी के आलाकार बन गए हो और वह दुश्मन सबसे पहले मुझ जैसे दोस्त को तुम्हारे हाथों मरवाना चाहता है, जबकि मैं कदम कदम पर तुम्हारे काम आता हूं। मैंने तुम्हारी सोसाना को होटल जाने के लिए कहा, वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही वो दौड़ता हुआ एक गाड़ी में जा बैठा, फिर उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगा। पारस उसके पीछे चल पड़ा। जिब्रील की ड्राइविंग बता रही थी कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वह किसी से होटल का रास्ता पूछे बगैर सही सिमत जा रहा था। सुपर मास्टर की हदायत पर उस पर तनवीमी अमल करके याददाश्त वापस लाई गई थी, ताकि वो होशो हवास में रहकर सोसाना से मिले और इसके बाद फिर एक बार पेरिस जाए। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो होटल पहुंचा। गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे डग भरता हुआ रिसेप्शन हॉल में पहुंचा। वहां सोसाना पहले ही भीड़ लगाए हुए बैठी थी। अपने महबूब को देखते ही उछलकर खड़ी हो गई। जिब्रील खुशी से दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सोसाना माय स्वीट डार्लिंग, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूं। वो उसे आगोश में लेने के लिए जैसे ही करीब आया, महबूबा ने मुंह पर जबरदस्त घूंसा जड़ दिया। वो लड़खड़ाया, फिर संभल गया। वो दूसरा घूंसा रसीद करते हुए बोली, वो हराफा कहाँ है? तुम किसे पूछ रही हो? उसने तीसरी बार मारने के लिए हाथ उठाया। जिब्रील ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर कहा, तुम जानती हो मैं किसी के भी उठने वाले हाथ तोड़ दिया करता हूं। हाँ, अब तो जरूर मेरा हाथ तोड़ोगे। दूसरी जो मिल गई है, तुम्हें किसने बताया? वो ही जो तुम्हारे साथ होटल में रहता है और पेरिस से आया है। वो पक्का बदमाश है, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, जिसने मेरी जान बचाई उसे मारोगे। जो तुम्हें मुझसे छीन रही है उसे जिंदा रखोगे, मुझसे छुपाते रहोगे। मैंने कहीं नहीं छुपाया, वो तो सरहद पार रह गई है। फ्रांस की पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई है। पारस ने हॉल में दाखिल होकर कहा, यह झूठ बोलता है सोसाना। मैंने तुम्हें भाभी जान कहा है, मैं तुम्हारे हकूक के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जिब्रील ने घुरा कर कहा, स्टोन मार्क, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। देखो सोसाना, ये मुझे धमकी दे रहा है ताकि मैं तुम्हें हकीकत ना बताऊं। सोसाना ने जिब्रील का बाजू पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, तुम सच्चे हो तो इसे धमकी क्यों दे रहे हो? जिब्रील ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में कहा, यह दुश्मन है। सुपर मास्टर ने हुक्म दिया है पहले इसे बुरी तरह जख्मी किया जाए ताकि यह सांस ना रोक सके। अगर काबू में ना आए तो इसे खत्म कर दिया जाए। पारस ने दूर से कहा, बेचारी मोहब्बत करने वाली औरत के कान में झूठी सच्ची बातें फूंककर इसी तरह उल्लू बनाया जाता है। सोसाना ने पारस की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे मैं खत्म कर दूंगी, पहले तुम उस औरत के बारे में बताओ, वो कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सच कहता हूं, वो दूसरे मुल्क में रह गई है। पारस ने कहा, वो इसी मुल्क और इसी शहर में है। जिब्रील गरजता हुआ आया। एक तो पारस को मार डालने का हुक्म दिया गया था, दूसरे वो हाथ नहीं आ रहा था, तीसरे ये कि झूठ बोलकर उसे गुस्सा दिला रहा था ताकि गुस्से की हालत में कभी कामयाब हमला न कर सके। वो जैसे ही उस पर हमला करने आया, पारस छलांग लगाकर छत के फानूस तक पहुंच गया। फानूस से लटकता हुआ एक तरफ जाकर फिर छलांग लगाई। वहां से काउंटर पर आकर खड़ा हो गया। प्रेस के फोटोग्राफर तस्वीरें उतार रहे थे। बार बार फ्लैश लाइट जलती बुझती जा रही थी। वो काउंटर पर दोनों पांव जमाकर सीधी तरह खड़ा होकर बोला, सोसाना, तुम्हें आज नहीं तो कल टेलीपैथी के लम्हे यकीन करना ही होगा। तुम्हारा जिब्रील सिर्फ तुमसे इश्क करते हैं, मगर वो टेलीपैथी जानने वाला इसे एक हसीन औरत के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो ख्याल ख्वानी करने वाला जिब्रील के दिमाग में था। उसे कह रहा था, स्टोन मार्क तुम्हें गुस्सा दिला रहे, जरा कल से काम लो। वो साबित नहीं कर सकेगा कि मार्था स्मिथ इस शहर में है। उधर सोसाना ने पूछा, जिब्रील, क्या वाकई कोई तुम्हारे दिमाग में आकर बोलता है? जिब्रील ने कहा, यह झूठ बोलता है, ना कोई दिमाग में बोलता है और ना ही इस शहर में वो औरत है। अगर है तो इसे सबूत देने के लिए कहो। पारस ने कहा, सोसाना जानती है कि मैं तुम्हें 4 घंटे से तलाश कर रहा हूं। हमें क्या पता तुम उस औरत के साथ कहां छुपे हुए थे। इतना पता चला कि वो औरत तुम्हारे साथ इस गाड़ी में बैठी हुई थी जिसमें तुम अभी यहां आए हो। अरे सोसाना, ये झूठा मकार है, किसी सबूत के बगैर बोल रहा है। मैं सबूत पेश करता हूं सोसाना, बाहर जाकर इसकी गाड़ी में देखो। सोसाना ने जिब्रील का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मुझे अपनी गाड़ी दिखाओ। वो दोनों बाहर आए। उसके पीछे एक भीड़ चली आई। जिब्रील ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, वो है मेरी गाड़ी।
वो तेजी से आई, उसका अगला दरवाजा खुला, फिर जरा ठिठक गई। उसके पीछे आने वाला जिब्रील भी कुछ बौखला सा गया। अगली सीट पर एक हसीना की चंद तस्वीरें पड़ी हुई थी। एक लेडीज पर्स भी था। सुसाना ने उसे खोल कर देखा। उसमें लिपस्टिक और मेकअप का दूसरा सामान था। जो चीज सबसे ज्यादा भड़काने वाली थी वह जिब्रील की पासपोर्ट साइज की तस्वीर थी, जो उस औरत के पर्स से बरामद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, जिब्रील की तस्वीर पर सुरख सुरख से निशानात भी थे। इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह जाती थी। सुसाना ने गुस्से से चीखते हुए एक लात मारी। अगला दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। लोग भागने लगे। जिब्रील ने कहा, यह झूठा है, मक्कार है। मैंने इस तस्वीर वाली को आज तक नहीं देखा। वो टेलीपैथी जानने वाला अकल की बात समझा रहे कि स्टोन मार्क अपना बचाव करने के लिए हम मोहब्बत करने वालों को आपस में लड़ा रहे। वो बोली, अब तुमने तस्लीम किया है कि एक टेलीपैथी जानने वाला तुम्हें अकल की बात समझा रहे। वो सारी अकल की बातें मैं तुम्हारी गाड़ी में देख चुकी हूँ। उसने हमला किया, जिब्रील बच गया। वो बोली, मुझे इस चुड़ैल के पास ले चलो। इनकार करने का मतलब यही होगा कि वो मुझसे अच्छी है। मेरी सारी अहमियत और मोहब्बत खत्म हो चुकी है। वो यहाँ नहीं है। पारस ने दूर से कहा, यह दुरुस्त कहता है, तुम्हारे डर से उस औरत को यहाँ से भगाया जा रहा है। अभी जिब्रील का टेलीपैथी जानने वाला मुझे चैलेंज कर रहा था कि मैंने उसकी तस्वीरें और पर्स पकड़वा दिया, मगर उस औरत को नहीं पकड़वा सकूंगा। वो यहाँ रहेगी तो सुसाना उसे मार डालेगी। जिब्रील ने कहा, अरे झूठे बेईमान, तुझे किस शैतान की खाला ने पैदा किया है? अरे क्यों मेरी सुसाना को दुश्मन बना रहा है? याद रख, हम एक दूसरे के दीवाने हैं। तुम्हारे जैसे दुश्मन हमारे दिलों में नफरतें पैदा नहीं कर सकेंगे। मेरी कोई दूसरी महबूबा नहीं है। तुम जिसकी बात करते हो मैं उस पर थूकता हूँ। वो खुश होकर बोली, क्या सचमुच थूकते हो? पारस ने कहा, मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये उस पर नहीं थूकेगा। वो बोली, तुम कैसे साबित करोगे? वो बोला, अगर ये तुम्हारा सच्चा आशिक है तो फ्रांस की जमीन पर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि उस हसीना को अभी उसी मुल्क में भेजा जा रहा है। ख्याल ख्वानी करने वाले ने जिब्रील से कहा, यह स्टोन मार्क बहुत गहरा आदमी है। पहले तो मुझे इसके दिमाग से कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। आज से ये सांस रोकने या मेरा रास्ता रोकने लगा है। ये जरूर हमारे मंसूबों को दूर तक समझता है। ये जानता है कि तुम मैडोना के लिए पेरिस जाने वाले हो। उधर सुसाना ने जिब्रील से कहा, तुम स्टोन मार्क को जवाब दो, सबके सामने कह दो कि फ्रांस की जमीन पर कदम नहीं रखोगे। जिब्रील मुश्किल में पड़ गया था। सुपर मास्टर की तरफ से उसे प्रोग्राम समझा दिया गया था कि आइंदा क्या करना है, और आइंदा के प्रोग्राम समझाने के लिए ही उसकी याददाश्त वापस लाई गई थी। उसने सुसाना से कहा, तुम पेरिस जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पीछे तनहा रह जाऊं। अब मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगी। मैं पेरिस नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? 20 बरस के बाद तुम्हारे वालिद तुम्हें मिले हैं और तुम अपने बाप के साए में नहीं जाओगी? उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं 20 बरस बाद अपने बाप से मिलने जा रही हूँ? अब से पहले तो मुझे भी अपने बाप के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था, और ना ही तुम कुछ जानते थे। भाई, मेरे दिमाग में रहने वाले ने तुम्हारे बाप के मुतालिक बताया। पारस ने कहा, बहुत खूब। वो टेलीपैथी जानने वाला सुसाना के दिमाग में भी आकर चुपचाप बेचारी के जाती मामलात पड़ता है, और पता नहीं औरत के कितने भेद अंदर रहकर मालूम करता होगा। सुसाना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई तुम्हारे अंदर आए और दिन रात तुम्हारे राज की बातें मालूम करता रहे? सुसाना ने जिब्रील को झिंझोड़ कर कहा, कहाँ है वो? उसे मेरे और अपने अंदर से निकालो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम बेगैरत हो गए हो? तुम्हें यह सोचकर शर्म नहीं आती कि तुम्हारी औरत के अंदर कोई पराया मर्द आता है? सोचो, जरा सोचो, अब जरा शर्म करो। जिब्रील सर पकड़कर एक कार के बोनट पर बैठ गया। सोच के जरिए बोला, ए ख्याल ख्वानी करने वाले, मुझे गोश्त पोस्ट का रिपोर्ट बनाया जा रहा था। तब मैंने सुपर मास्टर से कहा था मेरी सुसाना को भी मेरी तरह बनाया जाए और इसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला कभी ना जाए। ये मेरी इज्जत और गैरत है। मेरी शराइत मान ली जाएंगी तो मैं हमेशा सुपर मास्टर का वफादार रहूंगा। लेकिन तुम क्यों गए? सुसाना के दिमाग में क्यों गए? क्या इसके लिए मैं तुम्हें जाते हुए नहीं पकड़ सकता था? ये बात नहीं है जिब्रील, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हम तुम्हारी सुसाना की हिफाजत के लिए और इसे फ्रेब से बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो गई। सुपर मास्टर ने मुझे हुक्म दिया था, कोई सुसाना का बाप बनकर पेरिस से आया है। यह हमारे जिब्रील की इज्जत और गैरत है। सुसाना और उसके नए बाप के दिमागों में जाकर हकीकत मालूम करनी चाहिए। बस मैं थोड़ी देर के लिए गया था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ना इससे पहले तुम्हारी औरत के पास गया और ना आइंदा कभी तुम्हारी इजाजत के बगैर जाऊंगा। फॉर गॉड सेक, ये समझने की कोशिश करो कि ये स्टोन मार्क हम सबको आपस में लड़ाकर हमारे मंसूबों को खाक में मिला रहे। ये कोई बहुत बड़ा चालबाज है। जिब्रील ने गुस्से से कहा, मैं इस चालबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बात वो दुरुस्त कह रहे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी सुसाना के दिमाग में नहीं जाना चाहिए। वो मेरी औरत है, मैं उसे समझा लूंगा, मगर अपनी गैरत को कैसे समझाऊंगा? नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे दिमाग से जाओ। पहले मैं सुपर मास्टर से बात करूंगा, फिर उसका कोई काम करूंगा। अरे ये क्या कहते हो? हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि हम मैडोना को कैद से निकाल कर ले जाएंगे। ऐसे में तुम इनकार करोगे तो सुपर मास्टर नाराज हो जाएगा। बकवास मत करो। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी शराइत के खिलाफ कोई बात होगी तो मैं वफादार नहीं रहूंगा। क्या गद्दारी करोगे? होश में तो हो। मुझे जो करना और कहना होगा वो सुपर मास्टर के सामने कहूंगा और करूंगा।
तुम फौरन मेरे दिमाग से निकल जाओ। मैं किसी बेईमान और वादा खिलाफी करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ यहां से। उसने पराई सोच की लहर को दिमाग से निकलते हुए महसूस किया। फिर सर उठाकर सोसाना को देखते हुए कहा, मैंने उसे भगा दिया है, वो मेरे दिमाग में नहीं है। मैं उस धोखेबाज को आइंदा भी नहीं आने दूंगा। आएगा तो सांस रोक लूंगा। पारस उनसे कुछ दूर खड़ा हुआ था, हंसते हुए बोला, कैसे सांस रोक लोगे? वो डैगर एंड डैगर कहलाती हैं। उन्होंने तनवीमी अमल के जरिए तुम दोनों के दिमागों को एक डैगर के लिए बेहिस बना दिया है। यानी एक डैगर की सोच की लहरों को तुम महसूस नहीं कर सकते, दूसरे को महसूस कर लेते हो। जिसे महसूस कर सकते हो वो अभी चला गया है, और जिसे तनवीमी अमल के बायस महसूस नहीं कर सकते वो भी दिमाग में है, ये आने वाला है। जिब्रील ने गुस्से से कहा, स्टोन मार्क, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई है। तुम आग लगाते हो, आपस में फूट डालते हो, हमारी आपस में दुश्मनी बढ़ाते हो और दूर से तमाशा देखते हो। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। सोसाना ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है। इसने तुम्हारे अंदर छुपे हुए फरेबी को जाहिर किया है। अभी इसने और अकल की बात बताई है। जरा सोचो और जवाब दो। कोई छुपकर दिमाग में रहता होगा तो तुम उसे समझ पाओगे। वो कहना चाहता था, पारस ने कहा। जवाब देने से पहले सोसाना को यह बता दो कि आज शाम से पहले कितने दिनों के लिए तुम्हारी याददाश्त गुम कर दी गई थी, और शाम के बाद अचानक याददाश्त कैसे वापस आ गई। तब सोसाना की समझ में आएगा कि जो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारी याददाश्त जब चाहते हैं छीन लेते हैं, जब चाहते हैं वापस कर देते हैं, वो और कितने तरीकों से तुम दोनों के दिमागों से खेल रहे होंगे, और किस तरह एक पहरेदार को तुम्हारे दिमागों में हमेशा बिठाए रखते होंगे। सोसाना ने पूछा, क्या यह सच है? उन्होंने तुम्हारी याददाश्त छीन ली थी? जिब्रील ने सरगोशी में कहा, तुम जानती हो मैं सुपर मास्टर के लिए काम करता हूँ। ये याददाश्त वाला चक्कर उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। मुझसे वादा किया गया था कि 2-4 रोज में जैसे ही मंसूबा कामयाब होगा मेरी याददाश्त वापस कर दी जाएगी। आज उन्होंने वादा पूरा कर दिया। उनका मंसूबा क्या था? सोसाना, ये ना पूछो। हम जैसे वफादार सुपर मास्टर के सामने कसम खाते हैं कि उसके मंसूबे का जिक्र अपने साये से भी नहीं करेंगे। क्या तुम्हारी कसम मुझसे बढ़कर है? अरे पगली, इस दीवाने ने तेरी ही कसम खाई है। सुपर मास्टर और दूसरे आला हुकाम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तेरे लिए पहाड़ काट सकता हूँ, समुद्रों का सीना चीर सकता हूँ। मैं आशिक हूँ, सौदाई हूँ। मेरे सर में सिर्फ तेरा सौदा समाया रहता है। वो अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर बोली, आओ हम कमरे में चलें। वह थोड़ी देर के लिए मोहब्बत में खो गई। प्रेस फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें उतार रहे थे। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाने लगे। सोसाना ने दरवाजे पर रुककर पारस को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो। क्या फिर मिलोगे? यानी सुबह? वह जवाबन मुस्कुराते हुए बोला, सुबह बहुत दूर है। वो जो दिमाग से गया वो आधी रात से पहले ही मिलने पर मजबूर कर देगा। तब तक जिब्रील के साथ अच्छा वक्त गुजार लो। खुदा हाफिज। वो अपने दीवाने के साथ चली गई। अखबारी रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों ने पारस को घेर लिया। एक ने सवाल किया, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? ये आशिक और माशूक बातों में इंसान और तेवर बदलने में दरिंदे हैं। तुम हाथ आ जाते तो अभी जिंदा नहीं रहते। आखिर इन खतरात से क्यों खेल रहे हो? पारस ने जवाब दिया, सुपेरों से कभी सवाल ना किया करो कि वह जहरीले सांपों से क्यों खेलता है। भाई, मेरे पास बीन भी है और सांपों का मंत्र भी है और जहर मोहरा भी। फिर वो एकदम से उछल कर बोला, अरे गजब हो गया, मेरी बीन और जहर मोहरा कमरे में रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहते ही वो दौड़ता हुआ होटल के अंदर चला गया। उसे घेर कर सवालात करने का इरादा रखने वाले देखते और सोचते रह गए। जिब्रील के दिमाग में रहने वाला सुपर मास्टर से कह रहा था, मैं आपकी हदायत के मुताबिक डैगर बनकर उसके लहजे में बोल रहा था, और जिब्रील उस लहजे में आने वाली सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। मैं तनवीमी अमल के जरिए उसकी याददाश्त वापस ला चुका हूँ। उसकी मुलाकात सोसाना से हो चुकी है, लेकिन स्टोन मार्क हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। कौन स्टोन मार्क? वही जो ट्रेन में बाजीगरी के तमाशे दिखा रहा था। फिर उसने जिब्रील से दोस्ती की। उसका दिमाग एक खुली हुई किताब थी। वो किसी पहलू से दुश्मनों का आदमी नहीं लगता था। मैंने उसके मुतालिक आपको तफसीली रिपोर्ट दी थी। हाँ, याद आया। मैंने तुम्हें समझाया था कि जिसका दिमाग खुली किताब की तरह, उससे किसी वक्त भी धोखा हो सकता है। हमने भी तनवीमी अमल के जरिए जिब्रील के दिमाग को याददाश्त से खाली करके खुली किताब बना दिया था। आर्मर वगैरह को उसके दिमाग से कुछ हासिल नहीं हुआ होगा। इसी तरह स्टोन मार्क भी हाथी के दांत हो सकता है, जो दिखाने के और खाने के और होते हैं। बहरहाल, अब वो स्टोन मार्क मुसीबत क्यों और कैसे बन गया है? जनाब, वो महज एक बाजीगर नहीं, एक बहुत बड़ा चालबाज और ज़बरदस्त फाइटर भी है। सोसाना और जिब्रील जैसे इंसानी रिपोर्ट के छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं नहीं मानता। इस दुनिया का कोई भी शहज़ोर उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमने उनकी तैयारी में कई मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, और तुम ये कहना चाहते हो कि एक शख्स उनसे मुकाबले में जीत गया है? आपकी बात दुरुस्त है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। मुकाबला करने वालों की मौत लाजमी होती है, लेकिन स्टोन मार्क बंदर की औलाद है। उनका कोई हमला कामयाब होने नहीं देता। फुर्ती से बच निकलता है, कभी उनके हाथ नहीं आता। उसकी कामयाबी की असल वजह यह है कि वह नफ्सियाती मार मारता है। जिब्रील को गुस्सा दिलाता और मैडोना को एक सौकन की हैसियत से पेश करके सोसाना को जिब्रील से लड़ाता है। तुम्हें ऐसे वक्त स्टोन मार्क के ख्यालात पढ़ने चाहिए। अब वो सांस रोक लेता है। फिर तो वो स्टोन मार्क नहीं है, उसकी असलियत कुछ और है। सोसाना और जिब्रील हमारे बहुत अहम हो रहे हैं। वो उनसे खेल रहा है। जनाब, वो ये भी जानता है कि हम जिब्रील को फिर फ्रांस भेजेंगे।
वो सुसाना से कह रहा था अगर जिब्रील उसका सच्चा आशिक है तो आइंदा फ्रांस की ज़मीन पर कदम ना रखे। इससे साफ जाहिर होता है कि वो हमारी प्लानिंग को बड़ी हद तक समझता है। ओह गॉड, फिर तो वो बेहद खतरनाक है। उसे पहली फुर्सत में ख़त्म कर दो। जिब्रील को मेरा हुक्म सुनाओ कि मैं स्टोन मार्क को सुबह से पहले मुर्दा दिखना चाहता हूँ। जिब्रील कहता है पहले आपसे बराह रास्त बात करेगा, फिर किसी हुक्म की तामील करेगा। मैं क्या बताऊं जनाब, स्टोन मार्क कितना चालबाज है। उसने जिब्रील की जुबान से उगलवा दिया कि सुसाना फिर अपने बाप से मिलने पेरिस जा रही है, जबकि सुसाना ने यह बात उसे नहीं बताई थी। इससे यह साबित हो गया कि मैं उसके दिमाग में छुप कर जाता हूँ। जिब्रील को इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। आप जरा गौर फरमाएं, यह स्टोन मार्क कितनी मक्कारिया हाजिर दिमागी से हमारे मंसूबे को खटाई में डाल रहा है। सुपर मास्टर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बड़ी देर बाद समझ में आ रहा है। तुमने स्टोन मार्क के मुतालिक जितनी तफसीलात बयान की हैं उनमें अहम बातें यह है कि वह मुकाबला नहीं करता, सोनिया की तरह मुकाबिल के हमलों को नाकाम बनाता है। लड़ने में वक्त ज़ाया करने की बजाय शैतानी चालों से खुद महफूज रहता है। सुसाना और जिब्रील जैसे खतरनाक रिपोर्ट को ठंडा करके रख दिया है और हमारे मंसूबे पर मिट्टी डाल रहा है। ये तमाम सोनिया की चालें चलने वाला सिर्फ पारस ही हो सकता है। क्या वाकई? हाँ, जाओ, वक्त ज़ाया न करो। सुसाना और जिब्रील के दिमागों में खामोशी से आते जाते रहो। जिब्रील से कहो सुपर मास्टर हॉटलाइन पर अभी गुफ्तगू करेगा। मैं नायब से कहता हूँ, वह सुपर मास्टर बनकर उसकी तसल्ली कर देगा। मैं दूसरे जराए से पारस को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। वह जिब्रील के पास गया, फिर वापस आकर बोला, जनाब वह दीवाना अभी किसी की नहीं सुनेगा, उस पर सुसाना का जादू चल रहा है। कहते 1 घंटे बाद सुपर मास्टर से बात करेगा। सुपर मास्टर ने नागवारी से कहा, लानत है उस पर, मैंने पहले ही एतराज़ किया था। इंसानी रिपोर्ट के साथ उसकी एक मादा तैयार ना की जाए, लेकिन खुफिया बोर्ड के मेंबरान का मुत्तफिका फैसला था कि ये रिपोर्ट आम इंसानों की तरह जज्बाती नहीं होंगे। अगर होंगे तो खुफिया टेलीपैथी जानने वाले इन्हें कंट्रोल करते रहेंगे। अब करें कंट्रोल। अरे मादा इंसान की हो, जानवर की हो या रिपोर्ट की, जब वह दाएं दिखाती है तो दुनिया का नक्शा बदल देती है। हमारा एक मंसूबा क्या चीज़ है? वह बुड़बुड़ा कर चुप हो गया। खला में घूरते हुए सोचने लगा, अब ऐसे कौन से खतरनाक जराए इस्तेमाल किए जाएं कि रूम से पेरिस वो चालबाज वापस ना जाए, उसकी लाश जाए। कमबख्त ने टेलीपैथी के बगैर ही सुसाना और जिब्रील का दिमाग जकड़ रखा है। उसने एक बेहतरीन सूट पहनकर कद्दे आदम आईने में खुद को देखा। आदमी ख्वाह कितनी ही मामूली शक्ल सूरत का हो, आईने में खुद को देखकर बहुत खुश होता है। वो भी मामूली सूरत रखता था, गर्चे बदसूरत नहीं था। ताहम कोई हसीन लड़की उसकी तरफ माइल नहीं होती थी। वह बेहतरीन लिबास पहनकर महंगी खुशबू लगाकर महफिलों में जाता था तो लड़कियां उसे देख लेती थी, लेकिन देखने सुनने के बाद बात आगे नहीं बढ़ती थी। वह किसी पर जाहिर नहीं करता था कि टेलीपैथी का इल्म जानता है, दुनिया की तमाम दौलत अपने कदमों में ला सकता है। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितनी हसीन तरीन लड़कियां हैं वो उसके बेडरूम में हाथ बांधे खड़ी रह सकती हैं, लेकिन वो किसी को टेलीपैथी से नहीं, अपनी शख्सियत और एमाल से मुतासिर करना चाहता था। लेकिन हुस्न मगरूर होता है, शख्सियत से नहीं, दौलत और ज़ाहिरी शान शौकत से मुतासिर होता है। वह बेचारा मायूस हो चुका था। ऐसे ही वक्त सोनिया उस पर आशिक हो गई थी। ये मालूम होते ही वह दंग रह गया था। बड़ी देर तक सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। फिर उसने बार बार सोनिया की सोचें पड़ी, छुप छुप कर चोर ख्यालात को कंगालता रहा। हर बार ये यकीन मुस्तहकम होता गया कि वह झूठ नहीं बोल रही, धोखा नहीं दे रही। उसका दिल और दिमाग डैगर की आवाज़ और लहजे से बेहद मुतासिर है। दुनिया जहान के तजुर्बात रखने वाली उसकी आवाज़ और लहजे से उसकी शख्सियत का एक मुकम्मल खाका बना चुकी है और उस खाके की पूजा कर रही है। चूंकि टेलीपैथी जानने वालों से चोर ख्यालात छुपे नहीं रहते और ना ही कोई 1000 जतन के बावजूद छुपा सकता है, इसलिए डैगर को अपनी खुशकिस्मती का यकीन हो गया था। वह हवाओं में उड़ने लगा। सोनिया के नाम के साथ अपने नाम को दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और हर कस्बे में गूंजते हुए सुन रहा था। वह सोच रहा था लोग रफ्ता रफ्ता फरहाद को भूल जाएंगे, आइंदा सोनिया और डैगर की जोड़ी याद रखेंगे। अच्छी तरह यकीन हो जाने के बाद उसने आईना देखा और ज़रा मायूस हुआ तो दिमाग में बात आई, अभी तो दूर से मोहब्बत हो रही है, जब वह रूबरू आएगी और उसे देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। वो सब कुछ है मगर फरहाद की तरह खूबसूरत और लेडी किलर नहीं। फिर उसने दिल को समझाया, सोनिया गैर मामूली जहानत की हामिल है। वो मेरे चेहरे को नहीं, मेरी खूबियों और सलाहियतों को देखती रहेगी। ये बात मालूम करने के लिए फिर चुपके से सोनिया के दिमाग में गया। उसके अंदर अपनी तरफ से सोच पैदा की तो वो सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ? डैगर को देखे बगैर उसकी दीवानी हो रही हूँ। अगर वो खूबरू ना हुआ तो? सोनिया की दूसरी सोच ने कहा, तो क़यामत नहीं आएगी। जो लोग मामूली शक्ल सूरत के हामिल होते हैं, क्या वो अच्छे इंसान नहीं होते? मैं लोगों को उनकी आवाज़, लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू से पहचान लेती हूँ और मेरे दिल और दिमाग ने उसे पहचान भी लिया और मान भी लिया है। वो खुश हो गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर फिर आईने में देखने लगा। आने वाले दिनों में सिर्फ वही नहीं बल्कि सारी दुनिया उसे सबसे ज़्यादा खुश नसीब शख्स कहने वाली थी। दोस्त हो या दुश्मन, ये मानते कि सोनिया को कोई जीत नहीं सकता और अगर जीत ले तो सारी दुनिया को जीत लेगा। डैगर ने संजीदगी से सोचा, ठीक है कि सोनिया खूबरूई को नहीं देखती, लेकिन उसके साथ खड़े होकर दुनिया वालों के सामने उसके शान निशान नजर आना चाहिए। किसी को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि मैं महफिलों में अपनी सोनिया से कमतर नजर आता हूँ। बेइंतहा दौलत हो तो हर नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। एक बदसूरत दौलतमंद प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खूबसूरत बन सकता है,
डैगर ने पहले कई बार सोचा कि चेहरा तब्दील करके किसी हसीना आलम के जिस्म जान का मालिक बन जाए। फिर ख्याल है कि किसी हसीना को फ्रेब भी देना है तो टेलीपैथी के जरिए भी दिया जा सकता है। उसने ऐसे ही किया, जो पसंद आई उसे ट्रैप किया, उसे पसंद करने का मौका नहीं दिया। बाद में वो लड़कियां बड़ी हैरान होकर उसे छोड़ गईं कि पता नहीं वो क्यों और कैसे उस पर आशिक हो गई थी। उसने कभी किसी पर ख्याल ख्वानी की सलाहियत जाहिर नहीं की। वो इस मामले में बहुत मोहतात रहता था। अब वो सोनिया की खातिर अपना चेहरा बदलने के मुतल्लिक सोच रहा था। जो उसे देखे बगैर मोहब्बत कर रही थी उसे वो मायूस नहीं करना चाहता था। जिस तरह वो फरहाद की शाना बशाना रहकर फख्र करती थी, इसी तरह वो डैगर के साथ रहकर भी फख्र करेगी। ऐसा सोचते वक्त ख्याल पैदा हुआ, अगर वो शक्लन फरहाद जैसा होता तो सोनिया उस पर और नाज करती। ठीक है कि वो वैसा नहीं है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बन सकता है। क्या उसे बिल्कुल फरहाद बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फरहाद नहीं, वरना दुनिया कहेगी कि डैगर की अपनी कोई शख्सियत नहीं है। सोनिया ने इसे फरहाद का हमशक्ल पाकर अपना महबूब बनाया है। फिर उसने सोचा फरहाद से थोड़ी सी मुशाबियत हो, मगर चेहरा उससे भी ज्यादा पुरकशिश हो। उसे देखकर लोग सोचेंगे फरहाद से कुछ मुशाबियत तो है, लेकिन उससे ज्यादा खूबरू और मर्दानगी से भरपूर चेहरा है। उसे देखकर सोनिया फरहाद को भूल गई है और खूबरू डैगर को दिल दे बैठी है। ये बात दिल को लग रही थी। उसने बड़ी राजदारी से एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर से राब्ता कायम किया। अभी वह सुपर मास्टर से भी ये बात छुपाना चाहता था, अगरचे ये जानता था कि सुपर मास्टर के ब्लैक स्पाई उसकी निगरानी करती हैं और उसकी दिन रात की मसरूफियात की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाती रहती हैं। ताहम उसने भी खास हालात में खुद को छुपाने और ब्लैक स्पाई के सुराग रसानों को चक्कर देने के इंतजाम कर रखे थे। बहुत पहले की एहतियाती तदाबीर अब काम आने वाली थी। उधर सोनिया ने मोहब्बत से समझाया था कि अब उसकी मोहब्बत दूसरों पर जाहिर न की जाए। पहले वो इस बात का फैसला करे कि सुपर मास्टर या किसी सुपर ताकत का गुलाम बनकर रहेगा या फरहाद की तरह आज़ाद रहकर कमज़ोरों की हमायत में बड़ी ताकतों से लड़ता रहेगा। सोनिया ने उसे बड़े ज़बरदस्त मसले में उलझा दिया था। डैगर ने कभी सुपर मास्टर को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो उसका बहुत एहसानमंद था। उसने डैगर को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के लिए मुंतखब किया था। उसकी मेहरबानी से उसने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। वो कभी सोचता भी नहीं था कि वो सुपर मास्टर की गुलामी कर रहा है। सोनिया ने समझाया, एक गुलाम की पहचान यह है कि वाक़ा के हुक्म पर मजहब के खिलाफ, कानून के खिलाफ और इंसानियत के खिलाफ काम करता है, जैसा कि डैगर ने किया था। उसने रसवंती को अगवा करके सुपर मास्टर की कैद में पहुंचाया। अब जो को भी वहां पहुंचाना चाहता था, जबकि किसी के माँ, बहन, बीवी और बेटी को अगवा करना कानून, मजहब और इंसानियत के खिलाफ है। ये काम आज तक फरहाद ने नहीं किया, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं, किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। उसने हमेशा माओ, बहनों और कमज़ोर अफराद की मदद भी की है और हिफाजत भी। वह एक छोटी सी सच्चाई के लिए बड़ी ताकतों से भी टकरा जाता था। सोनिया के दलाइल सुनकर पहली बार अकलाई के सुपर मास्टर ने उससे जायज़ और नाजायज़ काम कराने के लिए उसे टेलीपैथी का इल्म दिया है। उसे यह गैर मामूली इल्म हासिल करने के बाद शैतान बनकर रहना चाहिए या इंसानियत की राह पर चलना चाहिए। वह इतनी जल्दी कोई माकूल फैसला नहीं कर सकता था, इसलिए तजब्जुब में था। दिल और दिमाग में ये बात नक्श हो गई थी कि उसे सोनिया के साथ रहकर फरहाद की तरह अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहिए। लेकिन गुलाम जंजीर तोड़ने से पहले हिचकिचाता बहुत है। अभी वह झिझक रहा था। तख्त या तख्ता के असूलों पर फौरन ही किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा था। वो आईने के सामने तैयार होकर कहीं बाहर जाना चाहता था। फोन की घंटी ने उसे पुकारा। उसने टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया। फोन की खुफिया लाइन पर नायब सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों डैगर हमेशा नायब से बातें करते थे और समझते थे कि सुपर मास्टर से गुफ्तगू कर रहे हैं। नायब योगा का माहिर था, उसके चोर ख्यालात पढ़कर हकीकत मालूम नहीं की जा सकती थी। फोन पर नायब ने कहा, हेलो प्रिंस डैगर, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अपनी ड्यूटी पर हूँ। जो को मास्क मैन की कैद से निकाल लाने के लिए सोनिया से बातें हो रही हैं। सोनिया मेरी मामूल है और मुकम्मल तौर पर मेरी गिरफ्त में है। ये तुम पहले भी कह चुके हो और मैं समझा चुका हूं कि सोनिया आज तक कभी इतनी आसानी से तो क्या दुश्वारी से भी गिरफ्त में नहीं आई। ये मत भूलो कि जब तुम तैयारी में तातियानों को दिमागी नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो सोनिया ने उसे तुम्हारी टेलीपैथी के हथियार से बचाया। कैसे बचाया था ये आज तक हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आया, और जो बात समझ में ना आए उसे हम रूहानी अमल कह देती है। बहरहाल जो तातियाना को तुमसे बचा सकती है वो खुद तुम्हारी गिरफ्त में कैसे आएगी? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने सोनिया पर कामयाब तनवीमी अमल नहीं किया है? तुमने अपने तौर पर कामयाब अमल किया होगा, मगर उस मक्कार औरत ने अमल के दौरान कोई ऐसा खोट पैदा किया होगा जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। बाद में समझोगे तो पछताने का वक्त गुजर चुका होगा। ताजुब है, मैं चोरी छुपे उसके चोर ख्यालात पढ़ता हूँ। उसकी लाइल्मी में उसे तरह तरह से आजमा चुका हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? यही कि भरोसा ना करो, मगर यही तासुर दो कि भरोसा कर रहे हो। तुम मास्को से जो को अपने त्यारे मिलाओगे ताकि वो कोई चाल ना चल सके। यही होगा जनाब। जो को लाने के लिए जो तदाबीर इख्तियार करो उनसे मुझे आगाह रखना। फिर उन पर अमल करते वक्त जॉन डैगर को भी साथ रखना। वो तो रसवंती के मामले में मसरूफ है। नहीं, वो अचानक बीमार पड़ गए और ये अली तैमूर किस्मत का धनी है। जॉन डैगर की बीमारी ने उसके लिए कामयाबी की राहें हमवार कर दी हैं। मेरा मशवरा है सोनिया को भी आजमाते रहो। कभी कभी उसके पास जाओ, उसके चोर ख्यालात पढ़कर आ जाया करो। जॉन डैगर की जगह रसवंती के पास जाया करो, लेकिन अली तैमूर को किसी तरह भी रोको।
इतला मिली है कि वो जंगल के रास्ते सरहद पार करने वाला है। हम अपनी तमाम फौज और तमाम टेलीपैथी की बारूद बिछा देंगे, लेकिन उसे माँ के साथ सरहद पार करने नहीं देंगे। जनाब, आप जिस महाज पर जंग लड़ने को कहेंगे मैं उधर चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी वफादारी का वास्ता देता हूँ, मुझसे कोई बात ना छुपाई जाए। तुमसे कौन सी बात छुपाई जा रही है? यही कि किसी मसलहत के बिना पर मुझे सोनिया के पास से हटाया जा रहा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों आई? यूं आई कि जॉन डैगर बीमार नहीं है, आपने उसे पारस और मैडोना के पीछे लगाया है। मुझे पता चला है कि इंसानी रोबोट मैडोना को सरहद पार ले जाना चाहता था और उस रोबोट को जॉन डैगर गाइड करता है। तुम्हारी मालूमात गलत हैं। चंद सेकंड के लिए जॉन डैगर के पास जाओ और उसकी इजाजत करके वापस आ जाओ, मैं फोन पर रहूंगा। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की, फिर डैगर के पास पहुंचते ही बोला, मेरे दोस्त, सांस ना रोकना, मैं प्रिंस डैगर हूं। वो कमजोरी से मुस्कुराते हुए बोला, मैं बीमार पड़ा हूं, सांस क्या रोकूंगा, फिलहाल ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूं। कब से बीमार हूं? कल शाम से बिस्तर पर हूं, कोई 15 घंटे गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए तो डॉक्टर ही कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरी बीमारी के बायस तुम्हारी मसरूफियात बढ़ गई होंगी। हाँ, अब मैं रसवंती के पास जाऊंगा। क्या तुम मैडोना के पास जाते रहे हो? ताजुब है तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैंने एक बार चुपचाप मैडोना के दिमाग में पहुंचकर देखा था। वह एक इंसानी रोबोट के साथ वक्त गुजार रही थी। उनकी बातों से पता चला कि रोबोट के दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला रहता है। मेरे ख्याल में वो तुम ही हो सकते थे, इसलिए मैं वापस चला आया। जॉन डैगर में आज तक कभी उस रोबोट के दिमाग में नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे के मुतल्लिक सोचते हैं और सुपर मास्टर किसी तीसरे टेलीपैथी जानने वाले से ये काम ले रहे और हमसे ये बात छुपा रहे। जब तुम रोबोट के पास नहीं जाते तो फिर यही बात होगी। सुपर मास्टर को हमारी वफादारी के बावजूद हम पर एतमाद नहीं। यह दिल दुखाने वाली बात है। जब एतमाद नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा वफादार रहना ना रहना बराबर है। ऐसा ना कहो। किसी तीसरे चौथे टेलीपैथी जानने वाले को हमसे छुपाने में कोई मसलियत होगी? यही कि हमारे दिमागों से दुश्मनों को मजीद टेलीपैथी जानने वालों के मुतल्लिक मालूम ना हो। ऐसे तो दुश्मन मुल्क के बहुत से अहम राज हमारे दिमागों से मालूम कर सकती हैं। चूंकि वो राज हमसे छुपाए नहीं जा सकते, इसलिए छुपाए नहीं गए। फिर यह कि हमारा दिमाग कमज़ोर नहीं, कोई हमारी इजाज़त के बगैर हमारे ख्यालात नहीं पढ़ सकता। कभी दिमाग कमज़ोर होगा और दुश्मन बहुत से राज मालूम करेगा, तो एक ये भी मालूम करेगा जो हमसे छुपाया जा रहा है। प्रिंस डैगर, तुम बहुत गुस्से में हो। वैसे मुझे भी अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है, मगर हमें सब्र करना चाहिए और अब यह अंदाज़ा करते रहना चाहिए कि हमारी कितनी अहमियत है और हमें किस हद तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करना चाहिए। जोश में ना हो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं भी सोचता हूँ, मैं फुर्सत मिलते ही आऊँगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर दोबारा रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं जॉन डैगर से खैरियत मालूम करके आया हूँ, वह जल्दी से एहतियाब हो जाएगा। और क्या बातें हुई? कोई खास बातें नहीं हुई, बीमार से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तुम किसी इंसानी रोबोट की बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि हमारे उस रोबोट को किसी टेलीपैथी जानने वाले की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम दोनों के अलावा भी हमारे पास कोई ख्याल ख्वानी करने वाला है। ये बात कैसे दिमाग से निकाली जा सकती है? मैडोना अभी एक नामालूम मकान की 4 दीवारी में कैदी बनाकर रखी गई है। ऐसा भी कमजोरियों में मुब्तला है। ना ख्याल ख्वानी कर सकती है, ना हमारी सोच की लहरों को महसूस कर सकती है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ सकता हूँ। वो ख्यालात कहते हैं कि रोबोट को एक टेलीपैथी जानने वाला गाइड करता है। आप दिमाग में छुपी हुई सच्ची बात को झुठलाना क्यों चाहते हैं? नायब सुपर मास्टर ने कहा, अगर तुमने चोर ख्यालात पढ़े हैं तो ये दुश्मनों की चाल होगी। वो हमारे रोबोट के दिमाग में जाकर उसे गुमराह करने की कोशिशें करते होंगे। शायद इसी वजह से हम मैडोना को सरहद पार लाने में नाकाम रहे हैं। जनाब, मैडोना कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस सुपर पावर की झोली में जाएगी उसे नंबर 1 सुपर पावर बना देगी और आपने उसे हासिल करने फ्रांस की सरहद से बाहर लाने के लिए महज एक रोबोट पर भरोसा किया, जबकि ये ख्याल ख्वानी करने वालों की जंग है। ये जंग कोई नाकाबिले शिकस्त रोबोट नहीं लड़ सकता। प्रिंस डैगर, मैं तन्हा कोई मंसूबा नहीं बनाता। मेरे पीछे बड़े बड़े जंगबाजों, साइंसी इल्म रखने वालों और हाजिर दिमागी से काम लेने वालों के दिमाग है। मैं उनके साथ मिलकर मंसूबा बनाता हूँ, फिर उस पर अमल करने का हुक्म मुतल्लिका अफराद को देता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस रिपोर्ट के मुतल्लिक मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानता, मगर हम जानना चाहते हैं। हमारे जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी जान और हमारी दिन रात की मेहनत इस मुल्क और कौम के लिए है। हमारे जैसे वफादारों से कोई बात छुपाने का मतलब है कि हम पर एतमाद नहीं किया जाता। हमारी वफादारी की नाकदरी होती है। और फरहाद की फैमिली ख्वाह मॉस्को में हो, वाशिंगटन में हो या पेरिस में, उस फैमिली के हर महाज का ताल्लुक हमसे है। जंग लड़ने वालों को हर महाज की ऊंच नीच का इल्म होना चाहिए। शतरंज के हर खाने के मोहरे को ध्यान में रखकर चाल आगे बढ़ाई जाती है। आज तुम अपने मजाज और अपनी आदत के खिलाफ बहुत बोल रहे हो। आप जरा गौर करें, मुझे बोलने पर मजबूर किया गया है, वरना मैं सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बोलता हूँ। नायब जो बातें कर रहा था वो कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर तक पहुंच रही थी। उसने नायब से कहा, प्रिंस डैगर से कहो, मुल्की और सियासी मामलात में हम जैसे तमाम अफराद अपने अपने फ़राइज़ तक महदूद रहते हैं और ये तनकीद नहीं करते कि दूसरे मामलात में उन्हें काबिल एतमाद क्यों नहीं समझा गया। इससे कहो इसे जितना काम दिया जाए उतना ही करे। इसका काम अमल करना है, हमारा काम सोचना और मंसूबे बनाना। हम सब अपनी अपनी जगह अपने फ़राइज़ के पाबंद हैं। वो अपना काम करे और सोनिया से नए समझौते की रिपोर्ट हर 10-15 मिनट में पहुंचाता रहे, ताकि किसी मरहले पर वो मक्कार औरत धोखा न दे सके।
नायब ने कहा, जनाब, प्रिंस डैगर को अब रसवंती के पास भी जाना होगा। नहीं, उसे सिर्फ एक ही महाज पर सोनिया के साथ मसरूफ रहने दो। जो को वहां से निकाल लाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या रसवंती हमारे हाथों से निकल चुकी है? यह इतना आसान नहीं है जितना अली तैमूर ने सोच रखा है। सरहद पार करने से पहले ही उसके होश उड़ जाएंगे। तुम प्रिंस डैगर से बातें खत्म करो। नायब ने फोन पर प्रिंस डैगर से कहा, तुम्हारी बातें हमारे दूसरे आला दिमागों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबको अपने फ़राइज़ की अदायगी तक महदूद रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे मामलात में उन पर भरोसा नहीं किया जाता। जबकि कभी दूसरे मामलात से तुम्हारा ताल्लुक होगा तो उन मामलात पर भी तुम पर भरोसा किया जाएगा। बहरहाल तुम्हें सिर्फ सोनिया के साथ रहना है। हर 10-15 मिनट में रिपोर्ट देना है कि जो को वहां से लाने के लिए किन तदबीर पर किस तरह अमल किया जा रहा है। अब आइंदा 10-15 मिनट के बाद मुझसे राब्ता कायम करो। थैंक यू। प्रिंस डैगर ने रिसीवर रख दिया। उसे टक्का सा जवाब मिला था कि सिर्फ अपने काम से गर्ज रखनी चाहिए। असूलन ये बात दुरुस्त थी। मुल्क और कौम के मामलात संगीन भी होते हैं और नाजुक भी। ख्वाह कितना ही अहम शख्स हो, उसे हर मामले में राजदार नहीं बनाया जाता। लेकिन बाज़ लोग जो हमेशा अहम फ़राइज़ अंजाम देते हैं वो कुछ मगरूर हो जाते हैं और राजदारी को अपनी अना का मसला बना लेते हैं या फिर अपनी राह बदलने का बहाना बना लेते हैं। प्रिंस डैगर के दिमाग में सोनिया समाई हुई थी। उसकी बात दिल को लग रही थी कि उसे फरहाद की तरह आज़ादी से टेलीपैथी को मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा वो सुपर मास्टर से मुंह फेर कर सोनिया की राह पर चल पड़ने के लिए खोटे खरे एतराज़ात शुरू कर चुका था। उसने सोनिया का तस्वुर किया। हालांकि रूबरू कभी उसे देखा नहीं था, तस्वीरें खूब देखी थी। उसके एक एक रिकॉर्ड, एक एक बात को बड़ी तवज्जो से पढ़ा और समझा था। लेकिन इश्क होने के बावजूद तमाम समझी बूझी बातें बेकार और बेईमानी हो जाती हैं। वो सोनिया के इश्क में उसकी मक्कारियों को भूल गया था। यह दीवानगी समझाती थी कि वह दुनिया के लिए मक्कार है और मेरे लिए महबूबा। वो चुपके से उसके दिमाग में पहुंच गया।